एजुकेशन है, एक प्रोफेसर हूँ मैं, एडजंक्ट प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी में। तो आपको मैं तालीम के हवाले से छोटी सी गुफ्तगू की। उसमें हमने ये पाया कि एजुकेशन एक बड़ा फील्ड है। पूरी दुनिया में भारत, इंडिया सबसे ज़्यादा विदेशों से कमाया गया धन भेजने वाला देश है। नहीं समझे बात? नहीं समझ में? जो हिंदुस्तानी टैलेंट विदेश में काम करता है और वो जो अपने घर भेजता है पैसा, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा रिसीव करने वाला देश कौन सा है? भारत है। और उसका ये रिकॉर्ड 20 साल से कायम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक आम हिंदुस्तानी अपने नेचर से, अपनी मिट्टी से, मिट्टी से बने ना हम लोग, अपनी मिट्टी से एक बोर्न टैलेंट होता है, पैदाइशी लायक इंसान होता है। अब हमने उसकी मिट्टी को सुखाने में क्या टूल इस्तेमाल किए हैं, सारा खेल उसका है। तो अगर वो लोग विदेश में जाके करीब हमको $13 बिलियन भेज रहे हैं, $13 बिलियन हर साल, और 20 साल से मैं एक नंबर पे, वो अरब से आता है पैसा, वो अमेरिका से आता है, बाकी जगहों से आता है। तो जाहिर सी बात है कि एक फॉरेनर हमको नौकरी देता है तो सिर्फ इस बुते पे तो नहीं देता कि आप खूबसूरत हैं, या इस बात पे भी नहीं देता कि यार तुम लोगों के हिंदुस्तानी के बाल बड़े अच्छे होते हैं, ना काम करो। ऐसा तो नहीं होता ना, टैलेंट में मिलता है ना काम। कहने का मतलब है कि यहाँ से हमारा जो आदमी विदेश में जाके काम करता है वो छठवां माल है। अगर मैं बिजनेस की जबान में कहूँ तो छठवां माल है। छठवां माल समझते हैं ना? वो काजू बिकते तो बोलते हैं ना, 1 नंबर काजू, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर छठवां है ना। 250 पीस ही निकलेंगे 1 किलो में, ये 270 पीस वाला सब, ये 800 रुपये किलो है, ये 400 रुपये किलो है, 300। फिर एकदम जिसमें चूरा मूरा होता है वो बोलते हैं कि ये ले जाओ, जिस 300 रुपये किलो ले जाओ। अगर कोई किसी को नौकरी दे रहा है टैलेंट को, इसका मतलब वो टैलेंट है। लेकिन जब आप एक सोसाइटी के तौर पे एक जहाँ आप पैदाइश हुए हैं, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका गुजारा चल जाता है किसी भी तरीके से, तो चूंकि वो आपकी मातृभूमि है तो आपका काम वहाँ पे कैसे भी चल जाता है। ये जो विदेश से पैसा भेजने वाले लोग हैं, आपको ताज्जुब होगा, भारत का जो आदमी विदेश से पैसा भेज रहा है, इसमें तकरीबन 40% मुसलमान हैं। और यह लोग सेमी स्किल और लेबर क्लास में आते हैं। सेमी स्किल का मतलब ये हो गया कि आपको दीवार चिननी आती है। वो मजदूरों में होता है ना, एक सिर्फ ईंट उठाता है और एक दीवार चिनता है ना। दीवार चुनने वाले को हमारे यहाँ उस्ताद जी बोलते हैं, जो एक्चुअल में उस्ताद का टूटा हुआ लफ्ज़ है। आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे। था वो भी मजदूरी, लेकिन उसने एक्सपीरियंस के साथ वो दीवार चिन्ना विन्ना का दिमाग लगा के अपना बन गया, वो कारीगर बन गया। वो 800 रुपये दिन के ले रहा है, मजदूर जो पत्थर उठा के ला रहा है उसे 300, 250, 200 रुपये मिलता है। यही है ना सिस्टम। वो जो दीवार चिन रहा है वो सेमी स्किल काम कहलाता है। वो जो मजदूर उठा के ला रहा है वो अनस्किल्ड जॉब कहलाता है, जिसको बोलते हैं इस आदमी की तरबियत नहीं है। इन 2 सेक्टर में भारत का मुसलमान विदेशों से खूब पैसा भेजता है। स्किल्ड सेक्टर में मुसलमान नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा विदेश से पैसा यूएई से लोग कमा के भेजते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। 2 नंबर पे जो मुल्क का नाम है, हम सोच सकते हैं कि सऊदी अरब या बहरीन होगा या ओमान या कतर होगा, लेकिन 2 नंबर पे अमेरिका है। अमेरिका में इतने हिंदुस्तानी नहीं रहते जितना पैसा आता है, क्योंकि वहाँ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले कहीं 8% हिंदुस्तानी हैं, कहीं 11% है, कहीं 14% है, कहीं 20%। उन 8, 14, 12, 9% में आधा % भी मुसलमान है। अब चाहे उसको आप नासा समझ लें, चाहे उसको आप माइक्रोसॉफ्ट समझ लें, गूगल समझ लें, है ना। सुंदर पिचाई है ना, वे CEO है ना, हिंदुस्तानी तो है। गूगल का पूरे वर्ल्ड का जो इंचार्ज है, जो चेयरमैन जिस कंपनी को ने बना रखा है, गूगल ने, एक हिंदुस्तानी को बना रखा है। उसका नाम है सुंदर पिचाई, केरल का। उस सेगमेंट में आपके लोग हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भी CEO भी शायद हिंदुस्तानी है, मैं नाम बोल रहा हूँ। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी बातचीत का जो रस है ना, निचोड़ जिसे कहते हैं, अमृत, वो ये है कि आप एक अच्छे मिस्त्री तो हैं, अच्छे इंजीनियर हैं। इंजीनियर की क़यादत में मिस्त्री काम करता है।
एक आप सर्विस सेंटर पे चले जाइए जहाँ कारें सुधरती होंगी। आप जाके वहाँ पे छोटा सा जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 लोग अगर कार की सर्विस सेंटर में काम करते हैं तो 6-7 मुसलमान होंगे। पक्का मिलेंगे आपको, मिलेगा ना। हुंडई पे चले जाओ, मारुति पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, उसके मैनेजर के कमरे में घुस जाना, आपको कहीं मुस्लिम नहीं मिलेगा। क्या समझ में आई बात आ गई? क्या समझ में आई? ये समझ में आई कि हम जिन कामों को करते हैं उन कामों के सैद्धांतिकी को या अकादमिकी में हमारा कोई दावा नहीं है। हिंदी में कहेंगे सैद्धांतिकी और अकादमी, अंग्रेजी में कहेंगे थियरी एंड एकेडमिक्स। आम जबान में कहेंगे कि उसी पढ़ाई का दस्तूर कागज पे लिख दिया जाए तो तुम फेल हो। मोटरसाइकिल खोल के जोड़ देगा वो, मोटरसाइकिल खोल के पूरी खोल देगा, एक रेजा वापस जोड़ देगा। हारून भाई जोड़ देगा पूरा उसको। हारून भाई को बोल दो कि इसमें इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये क्या काम करता है, इसकी इंजीनियरिंग क्या है, उसको नहीं। कहने का मतलब वो टैलेंट मौजूद है, टैलेंट तो है ना जी, जब भी तो खोल के जोड़ दिया ना। भाई टीवी सुधरवाना हो आपको, 10 कारीगर हैं तो 5 शहर में 1-2 मुसलमान मिलेगा आपको। कपड़े सिलवाने 1-2 मुसलमान मिलेगा आपको। ये हुनर का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें नहीं हो आप, उसकी थ्योरी में नहीं हो, उसके कागज में नहीं हो। सिलाई मशीन नहीं बनाई जी आपने, माफ करना, सिलाई मशीन ठीक कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में कुछ सुधार तरमीम करके कोई एक प्रोग्राम आप, एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो दूसरे सॉफ्टवेयर को बनाता है। वो जो बन के आ रहा है सॉफ्टवेयर वो बना सकते हो आप, वो बनाने वाला सॉफ्टवेयर आपने बनाया हो ना, वहां नहीं जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सर्विस सेक्टर को मुसलमान कारीगर चला रहा तकरीबन हर जगह, मिस्त्री वही मिलेगा आपको, पर उसकी इंजीनियरिंग के अंदर आपका एडमिशन नहीं है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती होगी ना जी दुनिया में, कहीं तो बताए रहे होंगे ना गाड़ियाँ कैसे बनती है, कैसे चलती है। बहुत ही लुक्रेटिव पढ़ाई है ये, इसके अंदर एडमिशन के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। जो बच्चे IIT का एग्ज़ाम देते हैं या जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज हैं उसके अंदर जो बच्चे मेहनत करते हैं, तो वहाँ कहीं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही होगी ना, पढ़ाते हैं ना, एक सब्जेक्ट है ना अपने आप में। अरे जूता के इंजीनियरिंग का इतना बड़ा बिजनेस है, तो जूता सुधारने पॉलिश करने में हमारा आदमी है, शू डिजाइनिंग में थोड़ी है। कहने का मतलब है कहीं पर भी कहानी शुरू हो रही है तो हम फिल्म 18 रील की है तो हमारी एंट्री 12वीं रील में हो रही है, 14वीं में हो रही है, 11वीं में हो रही है, 9वीं में हो रही है। शुरू से लेके आखिर तक हीरो नहीं है, लड़की के बाप है हम फिल्म। नहीं समझ में आई बात? आसान भाषा में बता रहा हूँ, फिल्म में हीरो नहीं हो, लड़की के पिताजी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरी भाषा थोड़ी सी आसान करके मैं आपको सब चीज़ें समझाने की कोशिश। तो हम आइए ये मालूम करने की कोशिश करें कि हमारा प्रॉब्लम एरिया क्या है। आप ये कहोगे यार आप तो सारे लोग शर्मिंदा करने आ रहे हैं, आप भी आ गए, सारे डांट के जाते हैं, आप भी डांट रहे हो, ये कह सकते हो ना। तो मैं इस तरह की गुफ्तगू का कायल हूँ कि जिसमें आपको अगर कोई समस्या बताए तो उसका हल भी मालूम होना चाहिए। एक समझदार डॉक्टर वो है जो मर्ज बताने के बाद आधा घंटा बोले तो आधा घंटा इस बात पे भी बोले कि नहीं इसका इलाज भी है, सुनो इलाज की बात यहाँ से शुरू होगी। तो मैं आपको आपका प्रॉब्लम एरिया बता रहा हूँ क्या है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन का मतलब ये होता है कि इधर से बटन ऑन किया, बिजली भी आ रही है, प्लग भी सही है, तार भी सही, तार भी बांध दिया, स्पीकर में आवाज नहीं आ रही, ठीक, स्पीकर चेक किया, स्पीकर भी ठीक है, इसका मतलब वायर में बीच में कहीं प्रॉब्लम है ना, यही है ना, संभावना ऐसी बात की। पूरा वायर चेक किया, अरे यहाँ से तार कटा हुआ, तार जोड़ा आपने टेप चिपका दी, स्पीकर बजने लगा, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। तो जो टैलेंट आपका मोटरसाइकिल खोल के जोड़ सकता है, क्या कभी हमने अपने आप से सवाल पूछा कि वो एक शानदार ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो सकता था? टैलेंट तो ही ना यार, कभी हम ये सवाल पूछते हैं खुद से? ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी को उस पार्ट का नाम नहीं पता, वो
आप ये बात कर रहे हो, मैं ऐसे मुसलमान कारीगरों को भी मैंने देखा है कि कोई गाड़ी पुरानी विंटाज कार होती है ना, विंटाज बोलते हैं उसको, पुरानी जमाने की मोटरसाइकिल, पुराने जमाने की कार गाड़ी, वो कहीं खराब हो गई, उसका कोई पुर्जा काम नहीं कर रहा, वो कहाँ मिलेगा पुर्जा? लेथ मशीन पे बैठ के बना दिया रात भर में और गाड़ी चला के दिखा दी, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई इंजीनियरिंग नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। ये कैसे होता है? टैलेंट से होता है ना, यानी खुदा ने आपको जो शऊर दिया उससे आप ये काम कर रहे हो ना। तो यार इसमें दूसरा टायर एक और कस लेता पढ़ाई का, ये कितना मुश्किल है। अच्छा, हम सर्कस जाते हैं सर्कस देखने के लिए, हाथी, आजकल तो जानवरों पे बंदिश लग गई, बाकी वो इंसान है, वो इधर से झूला झूलता है, उल्टा लटकता है ना, और एक को दूसरा फेंकता है, दूसरा पकड़ता है। सर्कस में ये सब देखने जाते हैं ना हम लोग। सर्कस में क्या है? अब वो देखने जाते हैं जिंदगी में जो इंसान काम नहीं कर सकता, एक आम इंसान, वो कैसे करता है। सर्कस ही है और क्या है? आपके मेरे जैसा इंसान होता है और क्या होता है। सर्कस देखने के लिए जाते हैं। सर्कस के अंदर एक बहुत ही शानदार खेल दिखाया जाता है। उसमें होता है, एक पहिए की साइकिल चलाता है एक आदमी। अब मैं उसको देख के हमेशा हैरान हो जाता हूँ, इसमें तो आगे गिर के भी मुंह टूट सकता है तुम्हारा, पीछे जाके कमर टूट सकती है। एक ही पहिया है ना, दो पहिए तो सीट टिक जाएगी, एक पहिए से टिकेगी नहीं? टिकेगी ना, टिका देता है वो। एक पहिए पे चला रहा, पीछे जा रहा, आगे जा रहा, और उसकी हिमाकत देखो। उसके बाद में ये कि फिर एक रस्सी बांधता है, उस रस्सी पे एक पहिए की साइकिल चला रहा है। कितना कमाल का आदमी। मुझे वहां मुसलमान याद आता है। इसमें दूसरा पहिया एजुकेशन का जोड़ लेता तो ये काम आसान हो जाता। चला रहा एक पहिए की साइकिल, सारा दिमाग इसी में, एक पहिए की ही चलाऊंगा मैं। क्या मजबूरी है यार, दो की चला दो। नहीं समझ में बात समझ में नहीं मेरी आपको? जब इतना हुनर दिया है भाई, आप ये तो इनकार ही नहीं कर सकते ना कि नेचर ने आपको ज्ञान नहीं दिया या समझ नहीं दी। अच्छा जी हटाओ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैं आपको इतने एग्जांपल दे रहा हूं, उसको हटा दो, दूसरी चीज पकड़ लो, हैंडीक्राफ्ट पकड़ लो, जो दुनिया सोच नहीं। हमारे यहाँ पे गांव में एक बार एक हेरिटेज किला था, पुराना किला, उसको खोला, एक होटल ने खरीदा, उसने कहा हम इसे हेरिटेज होटल बनाएंगे, यानी ऐसा लुक देंगे कि राजा महाराजा टाइप का लुक देंगे। तो खंडर था, उसको उस बेचारे ने ठीक किया, ठीक करके बोला इसमें वो तलवार भाला गाड़ी वाड़ी जो भी थी, गाड़ियाँ वगैरह हम सब ऐसी लगाएंगे जैसे राजाओं के, अंग्रेजों के ज़माने में होती थी। आपको ताज्जुब होगा, उस ज़माने की तलवारें, उस ज़माने की ढालें, उस ज़माने की बंदूकें, उस ज़माने की गाड़ियाँ, सब कुछ मेरे गांव के मुसलमान कारीगरों ने तैयार करके दे दी। बोलो जी फोटो दिखा दो खाली। उसने इंटरनेट से फोटो डाउनलोड किया, बोले ऐसा होता है, बोले जी कागज़ पे दे दो हमको। कलर प्रिंट आउट निकाल के दिया, एक साइड का, ये तलवार इस जाए, कुचामन सिटी की बात है, दोनों साइड की वो तलवार मिला लो और तस्वीर दिखा लो, लगेगा ये फोटो इसी तलवार की है। ये जो हेरिटेज बना के उसने चीज दी, जो भी इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजी, कोई पढ़ाई नहीं, कोई डिग्री नहीं, कहीं से कोई फरागत नहीं, कुछ नहीं। कैसे हुआ? बैठो जी, बैठो बैठो, यहाँ जाओ, यहाँ। अभी तक की 15 मिनट की गुफ्तगू में मैंने आपको यह साबित किया है कि आपके पास टैलेंट तो है, पर आप एक पहिए की साइकिल चलाने की कोशिश करें, जो कि ट्रिकी है, मुश्किल है, दुश्वार काम है, और सीखने के दौरान ही कई बार आप अपना हाथ, मुंह और पीठ तोड़वाते हैं। ऐसा थोड़ी जो चला रहा हो कभी गिरा ही नहीं होगा। गिरा होगा 50 और माथा फूटा होगा उसका, नहीं फूटता क्या? पर वो एक पेड़े की साइकिल, जिंदगी को उसकी एक पेड़े की साइकिल चलाऊंगा मैं, दो की चला ले। ये जो बॉर्न स्किल है आपके पास में, इसका जो दूसरा पहिया है उसका नाम है सैद्धांतिकी, अंग्रेजी में कहेंगे थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है? और आसान जबान में मैं तो कहूँ तो किताब का सहारा। बाकी तो जो कुछ है फोटो दिमाग में। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। आप एक फोटो दिखा दो, ऐसी डिजाइन है, बीकानेर के अंदर कारीगर होते हैं, दीवार पे पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग बताता हूँ आपको, उसको गुस्ता कला बोलते हैं। राजस्थान के कंजर्वेटिव आर्ट के अंदर उस चीज़ को शामिल किया गया। यहाँ से एक बेल शुरू होगी, दीवार पे बनते हुए उधर दीवार पे जाके खाली खत्म हो जाएगी। सारे कारीगर मुसलमान, सारी फोटो दिमाग में, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। अगर उसमें टेक्नोलॉजी मिक्स कर दे तो पार्ट 2 इंटरवल के बाद की भी तो फिल्म देखो कभी यार। हम कितने खराब दर्शक हैं कि हम हमेशा
3 घंटे की फिल्म में 1.5 घंटा देखते हैं, उठ के चल देते हैं। अरे असली फिल्म तो इंटरवल के बाद आती है, हीरो मरेगा कि जिएगा, हीरोइन का क्या होगा, दुश्मन मरेगा कि नहीं मरेगा, विलेन गिरफ्तार होगा कि नहीं होगा। नहीं समझा? नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो फौरन बोलना कि नहीं समझ में आई। तो जिसका माइंड इतना फोटोसिंथेसिस है, इसको हिंदी अंग्रेजी में बोलेंगे, कितना फोटोजेनिक माइंड है, तो दीवार का नाप भी ले लिया, एक बेल यहां से पेंट ब्रश पकड़ा और एक बेल यहां से बनानी शुरू की। सोचो उसके दिमाग में फोटो वहां तक कैसे खत्म करना है, और इस बीच में आप ये नहीं कह सकते कि इधर ये 3 पत्ती हरी लाइन इधर आई तो उधर दूसरी तरफ नहीं आई। दीवार पे छत पे बना रहा है, ऐसा उल्टा सो के ही हो। क्या माचा चाहिए उसको, पलंग चाहिए, पलंग लाएगा वो, इसे ऊपर जाके ऐसे लेटेगा, उस पे बनाएगा। ये बना दिया, अब इसके बाद में स्केल लगा के नाप लो दूसरी तरफ, उधर वो पत्ती जितने सेंटीमीटर दूर है, इधर भी उतनी दूर है। टेक्नोलॉजी नहीं लगी। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल से साबित करने की कोशिश की कि आपके पास में एक जन्मजात हुनर होता है और वह एक पहिए की साइकिल के समान। आइए दूसरे पहिए के ऊपर चर्चा करें, जिसकी वजह से आप अपने समाज और अपने देश का विकास कर सकते हैं। यह है पूरी बात हमारी ये पूरी बात शुरू होती है कि जब तक आपको एजुकेशन की बैकिंग नहीं मिलेगी, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जिससे आप ये समझते हो कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि तालीम सिर्फ ये नहीं करेगी कि आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बना देगी, इतना सा काम नहीं करेगी। वो आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में इतने चेंजेस लाएगी जो चेंजेस जरूरी है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिक्वायर्ड चेंजेस, वह बदलाव जो उनकी जरूरत है। और ये कहानी शुरू होती है जब आपका बच्चा स्कूल जाता है। एक हॉस्पिटल का जायजा लीजिए। एक एग्जांपल, मेरा बेटा कहता है अब्बू तुम एनालॉजी से अच्छा समझाते हो। एनालॉजी का मतलब होता है एक मिसाल देके दूसरी बात कहना। जैसे आप ये कहोगे जी कुल्फी से समझाओ, मैं कुल्फी से समझा दूंगा आपको। कुल्फी आइसक्रीम। आप हॉस्पिटल का जायजा लीजिए। एक अस्पताल में मरीज दिखाने के लिए आता है, 5 तरह के मरीज होते हैं। वो जिसको डॉक्टर ने चेक किया, गोली लिखी, घर जाओ। होता है क्या हुआ? डॉक्टर पूछता क्या हुआ? साहब रात को बहुत बिरयानी खा ली है, पेट सही नहीं लग रहा। अच्छा 10 बज तो नहीं हो गए? नहीं साहब, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। बीमारी देखो, गुड़गुड़ हो रही है। अच्छा ये दवा ले लेना, जाइएगा घर गए। दूसरा मरीज ऐसा होता है जिसको डॉक्टर चेक करता है, चेक करने के बाद बोलता है ये 4 टेस्ट होंगे आपके, ये टेस्ट करा के वापस दिखाइए। मरीज गिनते जाना हो, डॉक्टर वही है, मरीज गिनते जाना। दूसरी तरह का मरीज हो गया। तीसरी तरह का मरीज हो गया, छत से गिर गया, टांग टूट गई। लोग उठा के लाए, एक आदमी के हाथ में एक टांग है, दूसरे के 2 आदमियों के हाथ में इंसान है, और टांग टूट गई। इमरजेंसी में ले जाओ, एक्सरे होगा, कच्चा पट्टा होगा इसका, उसके बाद सर्जरी होगी वगैरह वगैरह। मरीज नंबर 3 हो गया, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी चेकिंग के बाद। चौथा आदमी रेफर करा के लाए जी फला हॉस्पिटल ने मना कर दिया, इसका कोई इलाज नहीं, दिल्ली ले जाओ एम्स में। मरीज को पता ही नहीं मैं कहाँ हूं, बेहोश। चौथे तरह का आदमी हो गया, ठीक। 5वें तरह का आदमी कौन सा होगा? 5वें तरह का आदमी ऐसा होगा कि जिसको लाया गया पर वो मर चुका है, घर वालों को नहीं होगा। एक हॉस्पिटल में 5 तरह के मरीज हो गए, अस्पताल वही, डॉक्टर वही, लाने वाले वही, 5 तरह के मरीज हो गए। आप मालूम कीजिए, ये अब इंसान से इंसान, घर से घर तय होता है कि कौन से आदमी का मरीज किस लेवल का है। दिल्ली के कुरैशियों के साथ बहुत रहा हूं मैं। ये कुरैशी मोहल्ला ना, कोई 1000 करोड़ का आदमी, कोई 500 करोड़ का आदमी, कोई गोश्त का बहुत भारी एक्सपोर्टर,
बाप की दलील सुनिए और बेटे की सुनिए। हम तो नेट पीएचडी यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर हैं, कहीं 50-60 हज़ार लाख रुपए महीना कमाते हैं। हमारी तो गिनती नहीं है जी कहीं पे। हमारे जैसे तुम्हारी जितनी तनख्वाह तो ड्राइवर को देते हैं। देखो कैसे तुलता है आदमी, कैसे वो तुल रहा हो, ध्यान में। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत समझना मैं आपकी कम्युनिटी पे कमेंट कर रहा हूँ। आयरनी क्या है, सितम ज़रीफी जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये मैंने आपको मुसलमान की, हिंदुस्तान की और आगे बात कही। दूसरी सिचुएशन सुनिए आप, सबसे ज्यादा पैसे वाले मुसलमान घरों के बच्चे 12वीं तक पढ़ते ही नहीं। सही या गलत बता दो। तो ये मानने से भी मैं इनकार करता हूं कि पढ़ाई का घर की आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना है। ये दावा भी रिजेक्ट है। जिन समाजों के पास या परिवारों के पास या कुनबों के पास या ग्रुप के पास बहुत पैसे हों, वो कुछ ना करें, 30 साल तक अपने बच्चों का एजुकेशन रिकॉर्ड बना लें, कुल संख्या बच्चों की और कहाँ तक पढ़े हुए भाग लगा लें, चार्ट सामने आ जाएगा। हम तो ये समझते हैं जो चीज़ चार्ट में समझ में आती है वो चीज़ काम की होती है। चार्ट बनता है ना, गोला बनता है ना, इतना 12% 18% गोले बना के अखबार वाले समझाते ना हमको, गोला बना लो, आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम एरिया बता रहा हूँ मैं। फॉल्ट लाइन पे बात चली थी ना, स्पीकर नहीं बज रहा है, तार कहाँ से कटी हुई है, अभी बताया था मैंने आपको, वो तार कहाँ कहाँ कटी हुई वो समझा रहा हूँ मैं। इसके बाद तार जोड़ने का फार्मूला भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये फॉर्मूला भी रिजेक्ट है कि आपके पास पैसे नहीं इसलिए आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। नो, मैंने कहा ना मैं एक समाज के लोगों के साथ में बहुत घुमा हूं, मुझे 12वीं पास बच्चा ही नहीं मिला कोई उसमें से। 1000-1200 करोड़ की बात तो यूं कर रहे हैं जैसे कोई मूंगफली लेनी है। हम तो कह रहे हैं, और मैं उनको क्या कहता हूं, मैं तो यार कभी बैंक में भी एक साथ 10 लाख रुपए नहीं देखे मैंने, दूसरों के पैसे मेरे नहीं हो। हमें तो ये भी कभी नसीब ने मौका नहीं दिया कि एक साथ रखे में देख लिया। अच्छा 10 लाख ऐसे होते हैं क्या? मैं अपनी बता रहा हूं, मैं 47 साल से ज़्यादा उम्र है मेरी, 48 होने जा रही है। मैंने 1 एट ए टाइम कहीं रखे हुए 10 लाख रुपए नहीं देखे आज तक लाइफ में किसी और के। मेरे कहां भाई, मेरे पास 10 रुपए नहीं हो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये दावा भी रिजेक्ट है कि पैसों की कमी से इंसान नहीं पढ़ पाता। एज फार एज द मुस्लिम कम्युनिटी इज कंसर्न, जहां तक मुसलमानों का प्रश्न है, तो गरीबी भी वो ये बहाना मार के नहीं पढ़ता कि हमारे पास जी पढ़ने के लिए मैं पढ़ूंगा तो घर कैसे चलेगा। देखो इंसान, कुरान क्या कहता है, इंसान घाटे में है, तो इंसान खसारे में है। तो क्या खसारा क्या है कि मैं गरीब हूं इसलिए नहीं पढ़ पाया। एक्चुअल में ये दलील नहीं है, कुशन है, तकिया है जिसमें रख के सर रख के सोते हैं आप, ये दलील थोड़ी है, कुशन है। जैसे बच्चा 2 घंटे पढ़ने के बाद में जब फिल्म देखने लगता है तो बाप आके कहता है क्या कर रहा है, बोल फिल्म देख रहा हूँ। क्यों देख रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। बोला अब्बू 2 घंटे पढ़ा रहे, थक गया हूँ। फिल्म उसका कुशन हो गई। बात समझ रहे हैं? बाप की मजबूरी हो गई, वो बर्दाश्त करेगी, चलो यार थोड़ी देर देख रहा बच्चा फिल्म, कोई बात नहीं। कुशन समझ रहे? तकिया, एक तकिया ये बना रखा है, एक तकिया ये बना रखा है हमने कि आज तक ही हमारे समाज में से कोई नहीं पढ़ा था, हम क्या करेंगे पढ़ के। पढ़ने वालों को हमने 5-5 हज़ार की नौकरी पे लगते हुए देखा है, 10 हज़ार की नौकरी के लिए परेशान घूमते, क्या करना है पढ़ के। बाप ये कह के औलाद को नहीं पढ़ा रहा भाई साहब। कुरैशी समाज में भी ये प्रॉब्लम देखिए। बुरा मत मानना भाइयों, और ज्यादा बुरा लगे तो ये कूट देना मेरे को। मुझे हॉस्पिटल पता है कहाँ है, वही मरीज नंबर 3 वाली लाइन में लग जाऊंगा मैं। कई सोसाइटीज में प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन क्या है, वो ये कि सिस्टम इतना सांप्रदायिक है कि हमें तो कोई काम रोजगार नौकरी मिलेगी नहीं तो हम पढ़ के क्या करेंगे। देखो मेरा ये कहना है कि ये सब आपके क्वेश्चन है, बहानेबाजी उर्दू में कहेंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं फिर पढ़ना चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से कोई डिफेंस दूंगा ना, आपको बचाव दूंगा ना। चाचा जी हम सही नहीं, हमें गलत साबित करो, आप कह सकते हो ना मेरे को ये बात। तो गलत साबित करने के लिए या अपने दावे को सही ठहराने के लिए मेरे पास कुछ दलाइल हैं। मैं यहाँ जो बच्चे मैंने भी छांट के बुलवाए थे, अभी मैं आपके सामने कुछ लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिससे आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आएगी।
12वीं क्लास में जो बच्चा है, कौन सा, हाथ खड़ा करो। आप 12th में कौन, 12th में कौन है जो 12th में आया है? 12वीं में पढ़ने वाला एक भी बच्चा नहीं है। अभी फर्स्ट ईयर में आप? फर्स्ट ईयर में हैं? सेकेंड ईयर में। कौन से सब्जेक्ट्स हैं? बीबीए हैं? बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स किया आपने, तो बीबीए क्यों किया आपने? आप सीए की या सीएस की या वैल्यूअर की या उसकी तैयारी क्यों नहीं किया? एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये आदमी अभी एग्जाम्पल बन के उभरेगा आपके सामने। आप सीए बनना चाहते थे, कंपनी सेक्रेटरी, वैल्यूअर, मैनेजर, मैनेजमेंट में जाना चाहते थे, तो बीबीए क्यों कर रहे हो, एमबीए क्यों नहीं कर रहे? इसके बाद बीबीए के बाद होता है। तो एमबीए की तैयारी कर रहे हो, कहीं से कोचिंग ले रहे हो, कहाँ से? सर वो कॉलेज के सारे कॉन्ट्राडिक्शन है आपके जवाब में। आप लोगों को मैंने पूछा तैयारी कर रहे हो और आपने कहा नहीं, फिर आप मैंने कहा कि पढ़ा रहे हो बोला। तो ये बताइए कि कोचिंग आप ले रहे हो, नहीं ले रहे हैं? अभी बंद है कि अभी शुरू नहीं है, अभी चालू नहीं कोचिंग, इसलिए। भारत में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कौन सा, बताइए। आईआईएम के बारे में क्या जानते हो आप? आपकी फैमिली का थोड़ा सा आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ? हाँ, ऐसा मत मानिएगा प्लीज़। आपको लगेगा तो महफिल में रुसवा कर रहा हूँ आपको, ऐसा अगर आपको फील हो रहा तो आप मुझे फ़ौरन मना कर दो, बोले चुप रहिए जी, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान है और आपके ज्ञान नहीं चाहिए, ऐसा कह सकते हो आप। मैं आपको एक छोटा सा यहीं पे सर्वे करके बता रहा हूँ कि स्थिति क्या होती है ना। भारत में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद जिनको एडमिशन मिलते ही नौकरियां मिल जाती हैं 1 लाख रुपए महीने की। आपका एमबीए का कोर्स 3 साल का होता है, 2 साल का, कहीं 2 का, कहीं 3। आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के साथ ही जो कंपनियां होती हैं वो एडमिशन के साथ ही आपकी भर्ती का लेटर दे जाती हैं जी आप हमारे यहाँ नौकरी पे हो, 1 लाख रुपए ऐसा बाहर निकलते ही घर मत जाना, डिग्री भी आती रहेगी पीछे से, गाड़ी पकड़ना, आप तो हमारी कंपनी में आके बैठ जाना, आप असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे 1 लाख रुपए महीने पे आपकी नौकरी रेडी। ऐसा होता है ना। उसकी टॉप इंस्टीट्यूट है भारत की आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आप बीबीए कर रहे हो और आपको आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि आईआईएम क्या है। ये है फॉल्ट लाइन। नहीं समझा बात को? यानी आपको जो मंजिल जहां जाना है, आप एक एग्जांपल और देता हूं आपको, मेरी बात और आसानी से समझ आएगी। जिनके बच्चे स्कूलों में हैं या जिनके पास आउट करके सब, जो वालिदैन यहाँ बैठे ना, बाप जो बैठे हुए हैं, अपनी औलाद से मेरी बात कनेक्ट करके सोचिएगा, अपनी औलाद की तरफ से सोचिएगा। दवा की दुकान पे गए आप, दवाई की दुकान पे गए, दवाइयाँ भरी हुई हैं सब तरफ, तो पसंद से कहोगे कि जामुनी रंग की गोली बहुत अच्छी लग रही है, दे दो जरा। फ्रूट है क्या, खट्टा ही खाना है। वो कहेगा भाई साहब आपको तकलीफ बताओ, अरे तकलीफ अकलीफ छोड़, रंग क्या गजब कलर की गोली है भाई, आज तो यही गोली खाऊंगा मैं। और मन में क्या सोच रखा है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, इससे ठीक हो जाएगी, कैंसर की दवाई है। क्या आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा? हो सकता है कैंसर और हो जाए, क्यों गलत दवा ले रहे हो। तो पढ़ाई पढ़ाई एजुकेशन, ग्रेजुएशन, मास्टर, क्या उसका क्या करना क्या है, तो नहीं समझ में आई आपको मेरी बात। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आपके पास में एक रेल का टिकट है, जो भी ट्रेन जा रही है उसमें बैठ जाओगे क्या? टिकट ट्रेन का है, ट्रेन जा भी रही है तो बैठ जाए क्या? कि मालूम करोगे कि अहमदाबाद जाना है कि रतलाम जाना है, कि कौन से प्लेटफॉर्म पे, कितने नंबर पे, कौन सा डिब्बा, कौन सा मेरा रिजर्व सीट है, इसके हिसाब से बैठोगे ना। तो ये फॉर्मूला हम बच्चों की एजुकेशन पे क्यों अप्लाई नहीं करते यार? हमने बच्चों के ऊपर क्यों छोड़ दिया है कि तुम्हें जो पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, गड्ढे में जाओ तुम। ऐसा होता है क्या कहीं? ये एकदम ऐसा है मिसाल मेरी जो मैंने आपको दी कि कहीं से भी मेडिकल स्टोर में उठा के मनपसंद नीली पीली गोली खा जाओ, या कहीं का टिकट लेके कोई सी गाड़ी में बैठ जाओ। जितनी बड़ी बेवकूफ़ी है उतनी बड़ी बेवकूफ़ी ये भी है जो मैंने बताई अभी आपको।
वहाँ आपको अपने मंजिल पे पहुँचने का जो 6 घंटे का सफ़र है कि जयपुर से आप निकले हो जोधपुर के लिए 6 घंटे में, उसकी इतनी फिक्र है, एक एक चीज़ चेक कर रहे हो, डब्बा, प्लेटफॉर्म, अनाउंसमेंट सुनो, ट्रेन नंबर 40-15 कहाँ से भी आ रही है, कहाँ पहुँची, कहाँ तक पहुँची, वो इतनी फॉलो हो रही है। और बच्चे का ज़िंदगी में क्या बनेगा इसका अलीफ पे भी नहीं पता। आप ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है, आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी रूटीन में, हमारे आराम में खलल पड़ता है, हमने उसके कुशन बना रखे हैं। टिकटॉक बंद हो गया आजकल, वो आ गया ना, फिर एक गाना गा रही है लड़की, फिर कुछ आएगा, करते रहो, इसका कोई अंत थोड़ी है, करते रहो, चलाते रहो, देखते रहो। तो मेरे भाई, आपने बीबीए में एडमिशन लिया, ठीक, आपको पीछे जहाँ से आपने कॉमर्स में 12th की, उसको जो कॉलेज आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रेजुएशन पढ़ा रही, यहाँ तक आपने IIM का नाम नहीं सुना। मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि ये स्थिति है आपकी, हमारी सोसाइटी की बता रहा हूँ बेटा, है आप प्लीज़ है, पर्सनल मत लेना। और अगर आपको लगे पर्सनली बुरा लगा, यही रोड अभी नीचे उतरते 2 झापट मार देना अपना, अभी यहीं आप अपनी तकलीफ मिटा लेना। पर प्लीज़ मेरे लिए दिल में ये मत रखना, ये मत सोचना मैंने आपको टारगेट किया। अब मैं आपको वो जो फॉल्ट लाइन पकड़ना है और वो चीज़ें कहाँ से शुरू होनी चाहिए वो नोट कीजिए आप, आपके लिए बहुत काम की बात है। वो ये कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट, वह बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, पूरे देश में कोयले की समस्या है, रतलाम की नहीं है, कोयला नहीं, बिजली का पानी। आपकी सोसाइटी का, यानी मुस्लिम सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है? 9, 10, 11, 12। इन 4 क्लास में पढ़ने वाला आपका बच्चा आपका असासा है, खजाना है वो आपका। ये इस सेक्शन तक पहुंचे हुए बच्चे के 2 सेगमेंट हैं, बल्कि 3। तीन सेगमेंट। पहला स्कूलिंग, ठीक है, दूसरा पेरेंटिंग, तीसरा कोचिंग। मुस्लिम घरों की विडंबना, उर्दू में कहेंगे सितम ज़रीफ़ी, अंग्रेजी में कहेंगे आयरनी, वो क्या है? हमने अपने बच्चे का, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इस सेक्शन के ऊपर अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ दिनों में आप ये देखेंगे कि आपके बच्चे मेडिकल में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, मैनेजमेंट में भी हो रहे हैं, ठीक है जी, और आर्ट्स में भी हो रहे हैं, लॉ में भी हो रहे हैं, क्लैट में भी हो रहे हैं, सब जगह सेलेक्ट हो रहे हैं। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फीडर सेक्शन है। जो बच्चे जिन भी घरों में, इंक्लूडिंग गर्ल्स, जो इन 4 क्लासेस में हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा है वो ये, आमतौर पे हमारे घरों में पलने वाले बच्चे या किसी भी घर में पलने वाले बच्चों को जो इन क्लासेस में पढ़ रहा है, उनकी परवरिश को, उनको संवारने में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं। एक वो जो स्कूल पढ़ा रही है, एक वो जो उसके वालिदैन का उसके साथ सलूक है, और तीसरा ये वो कोचिंग कहाँ से ले रहा है। आइए तीनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी रोशनी डालें ताकि आपके सामने पिक्चर और क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे वालिदैन भी हैं जिनकी गर्ल चाइल्ड भी है, बच्चियां भी हैं, समझने की बात है। और ये जो बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारी बातें बच्चों के लिए कम इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए ज्यादा, क्योंकि आप फूल से ये शिकवा नहीं कर सकते कि तू क्यों नहीं खिला। ये सवाल माली से किया जाएगा कि फूल क्यों नहीं खिला। उस तरह मान लो आप गुड़हल होता है ना, एक फ्रूट, एक फूल होता है, आप उसका बीज लाए, बोया आपने, नहीं निकला, एक फूल होता है, गुड़हल बोलते हैं, गुलाब मान लो, गुलाब मान लो, ठीक है जी, गुलाब नहीं निकला। ये सवाल उस बीज से होगा, उस पौधे से होगा, या माली से होगा? तीनों में से किसी एक पे सही का निशान लगाएं। किससे होगा ये सवाल? बस तो वो माली माँ बाप है जी।
स्कूलिंग के डिपार्टमेंट पे हमारी जो परेशानी है ना अजी, जो मैंने कहा विडंबना ये है, हमने सारा लोड यहां दे रखा है। होमवर्क कर लिया क्या, स्कूल गए क्या, यूनिफॉर्म सही है क्या, पेरेंट्स मीटिंग में चलना है, नंबर कितने आए, मैडम और टीचर को स्पेशली बोल के भी आते हैं कि काम नहीं करे तो मैडम इसको पीटा करो। मैंने तुम्हारी सारी बातें उठा के एक डब्बे में डाली और जब उसे दूर से देखा कि कौन से डिब्बे में गया है, तो ऐसे होता है ना, बच्चों को हम होमवर्क देते हैं, बेटा पीले पीले गुब्बारे एक तरफ, लाल लाल एक तरफ, नीले नीले एक तरफ। तो नर्सरी में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उसमें कलर उनकी पहचान कराने के लिए गुब्बारे फुला के छोड़ देते हैं, कुछ पीले कुछ लाल कुछ हरे। फिर उन बच्चों को बोलते हैं बेटा येलो येलो उठा लो, बच्चे पीले पीले गुब्बारे उठाते हैं, एक डिब्बे में डाल देते हैं। हमारे सारे गुब्बारे यहाँ, ये 2 खाली पड़े। ऑटो रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा होता है ना, ऑटो रिक्शा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, टैक्सी बोलते हैं, रिक्शा बोलते हैं। कितने पहिए का होता है, उसे एक पे चलाना किसी को, और उसके 3 स्टाइल है, या तो उसे यूं करके उठा लो, रजनीकांत ही कर सकता है फिल्मों में, आप कर सकते हो। दूसरा चैलेंज है यूं करके उठा लो। 3 ही सिचुएशन है ना, एक पहिए पे चल। ऑटो रिक्शा कितने पहियों पे चलाना, चैलेंज क्या है, एक पहिए पे चलाना। 3 सिचुएशन है, यूं उठा लो मैं, या यूं उठा लो, या आगे वाले पे चलता रहो, पीछे का ऑटो रिक्शा उठा रहे। क्या ये बात पॉसिबल है जी? ज्यादा आसान क्या है, 3 पहियों में चलाना, तो 2 पहिए तो हमने पंचर कर रखे हैं। सारे गुब्बारे एक डिब्बे में, मैडम इसको पीटो ये होमवर्क नहीं करे तो। अरे पीटो क्यों है, उसके होमवर्क का ध्यान रखते हैं, उसकी स्कूल में कम से कम एब्सेंट लगती है इसका ध्यान रखते हैं, उसकी यूनिफॉर्म किताबें सब बनी रहे, सब इसमें आपका पूरा फोकस ऑटो रिक्शा के फ्रंट टायर पे है, पीछे वाले 2 टायर पे नहीं है जिसपे एक्चुअली सवारी का वजन है। वो क्या है, पेरेंटिंग और कोचिंग। 3 पहिए पे गाड़ी चलेगी ना, ऑटो रिक्शा तो उसी को कहोगे ना जी। बाकी 1 पहिए पे जाओ, सर्कस में चलाओ, वो चला ही रहा है हमारा अरुण मिस्त्री। कहां उसको हिंडई में इंजीनियरिंग की नौकरी थोड़ी मिल रही है, सर्विस सेंटर में बेचारा हाथ काले करता है, रोज इंजन धोता है। क्यों, 1 पहिए की गाड़ी पे। ये आपका जो बच्चा स्कूल में जा रहा है तो आप भी 1 पहिए की गाड़ी चला रहे हो, हारून पे हंसना मत। तुम जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो तुम भी यही कर रहे हो, सारा लोड स्कूलिंग पे है। अब आइए जो दूसरा पॉइंट है, इस पे मैं सबसे बाद में बात करूंगा क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मुफ्ती साहब ने कई जगह मेरे इस बारे में तकलीफ सुनी। जो तीसरा पॉइंट है मैं उसके ऊपर पहले चर्चा करूंगा, इसको बोलते हैं कोचिंग। कोचिंग लिखा मैंने, मैं इसकी जगह लिख भी सकता था, ये क्या लिखा है, ट्यूशन। मैंने ये नहीं लिखा, अंग्रेजी के वर्ड है दोनों, मैंने कोचिंग लिखा है, ट्यूशन नहीं। जब आप ट्यूशन लगाते हो बच्चे को ये पढ़ने के लिए कि बेटा मैथमेटिक्स में कमजोर है, फिजिक्स में कमजोर है, स्कूल का जो करिकुलम है, तो जब वो पढ़ेगा स्कूल की पढ़ाई में, उसको मैथमेटिक्स में कम नंबर आ रहे हैं, आपने उसके लिए जो टीचर लगाया है वह कोचिंग नहीं है, वो ट्यूशन है। क्या है, ट्यूशन। अगेन ये डिपार्टमेंट याद आके मिल जाता है, सही है गलत, सही है गलत, सही है। 12वीं 9वीं वालों बात समझ में आ रही? ये जो 10वीं क्लास में बच्चे के मैथमेटिक्स में से 100 में से 50 नंबर आए थे और बाप डर गया था कि अब इसका क्या होगा, और 11वीं में उसने साइंस ले ली, फिर मैथ्स ले ली, तो ये स्कूल की जो मैथ्स पढ़ाने के लिए उसने एक टीचर लगाया, वो क्या पढ़ा रहा है उसको, ट्यूशन। ट्यूशन का रास्ता कहां जाके मिल रहा है, स्कूल। अरे तो वही तो हो यार, कौन सा है ये आपका मोहल्ला, मदरसा गोसिया की तो चक्कर काट रहे हो कुरैशी मंडी में, वापस वहीं तो आ गए। मोटरसाइकिल यहां से चली, ठीक 24 चक्कर लगा लिए, गाड़ी का मीटर देखा, यार भाई 10 किलोमीटर चल लिया, कहां चल लिया, कुरैशी मंडी का तो चक्कर लगा रहा है, वहीं तो है, कोलू का बेल जिसे कहते हैं। ये जो पढ़ाई में, स्कूल में पढ़ाई के नाम पे आप जो पूरा फोकस कर रहे हो, आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा आप एक ही कार्टन में गुब्बारे भरते जा रहे हैं, उसका नाम है स्कूलिंग।
ये मैं उन पेरेंट की बात कर रहा हूं जिन्हें ये नाज है कि उन्हें बच्चे पढ़ाने आते हैं। उनकी छोड़ दो कहानी जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, वहां तो पटिया साहब है, वहां तो मुशायरा पढ़ रहे कौवे। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, ये उन घरों की बात है जिनके बच्चे यहां तक आ गए और जिनके वालिदैन को फिक्र है, जो स्कूलों की फीस भरते हैं, किताबें दिलाते हैं, यूनिफॉर्म, स्कूल के कैलेंडर के हिसाब से अपने जिंदगी के प्रोग्राम सेट करते हैं। स्कूल में छुट्टी नहीं हो पाए, टीचर की बात मानते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, आदाब से खड़े रहते हैं, बच्चे के बिहाफ पे जलील होना पसंद है जिनको। ये उनकी कहानी है मेरे भाई। उनके सारे गुब्बारे एक डिब्बे में जाके बंद हो रहे हैं। तो अगर मैथमेटिक्स के सामान्य नियमों के अनुसार मैं इसको सभी को 100 में से बांटूं तो सभी को 33.33% ही मिलेगा ना। इतना ही मिलेगा लमसम। ये 33.33, ये 33.33, यही हुआ ना। तो जिस बच्चे के 33.33% आपकी स्कूलिंग 100% कामयाब है, तो एक बच्चे को पढ़ाने के आपके जो प्रयास हैं उसको नंबर मिलते हैं 33.33। 100 में से कितने नंबर का आदमी पास होता है जी? 36 का। आपके मध्य प्रदेश में 33 होता है, ठीक। तो अगर मैं दोनों नियमों को मान लूं तो 36% के हिसाब से आप फेल हैं और 33% के हिसाब से आप थर्ड डिवीजन विद ग्रेस। ग्रेस मतलब कृपांक, हिंदी में कहेंगे रहम खा के नंबर जो दिए गए, कृपांक बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में कहेंगे थर्ड डिवीजन विद ग्रेस। ग्रेस का मतलब अंग्रेजी में होता है रहम। जा ले जा, तू भी खा। ग्रेस का मतलब है ले जा सदका खैरात। एक बच्चे पे आप पूरा फोकस कर रहे हैं और आपके पूरा फोकस करने का जो पूरा सिस्टम है, वो बच्चे जिन पर आप पूरा खर्च कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उनके हिसाब से अपनी जिंदगी को ढाल रहे हैं, अपनी शादी ब्याह आना जाना उनके हिसाब से तय कर रहे हैं, उस केस में आपका बच्चा जिंदगी के 33.33% फलसफे को कवर कर पा रहा है। आइए हम उन दो कहानियों की तरफ चलें जिनको कोचिंग और पेरेंटिंग कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आई आपको? समझ में आई? अंग्रेजी में कहावत है डोंट पुट ऑल एग्स इन ए सिंगल बास्केट। एक बाल्टी में या एक बर्तन में सारे अंडे मत रखिए। वहां से छूट गई तो, हाथ से छूट गई तो, अंग्रेजी की बकुला है डोंट पुट ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट। एक बाल्टी में सारे अंडे मत रखो यार, बाल्टी हाथ से छूट गई तो क्या करेगा? आइए जो दो डिपार्टमेंट हैं उनके ऊपर चर्चा करें। एक का नाम है कोचिंग और एक का नाम है पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, कोचिंग के ऊपर बात कर लें। तो जब कोई बच्चा आपका 9वीं में आया है, 10वीं में आया है, 11वीं और 12वीं क्लास में, इन बच्चों का एक टेस्ट लगता है, उसको API बोलते हैं। ये API टेस्ट आपके 9 ज्यादा से ज्यादा लास्ट 10th क्लास तक निपट जाना चाहिए। API का मतलब होता है A फॉर एटीट्यूड, P फॉर पर्सनैलिटी, I फॉर इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज को समझने की मेरी सलाहियत क्या है। नहीं समझ में? बता दो। मान लीजिए मैंने कोई पाउडर नुमा चीज आपके आगे रख दी, ठीक, और वो भूरे रंग की है और मुझे समझना ये क्या है। समझते जाओ बात को। एप्टीट्यूड बताता हूं क्या होता है, ठीक है। हमने उस पाउडर को सूंघ के समझाए तो खुशबू है। अरबी में बोलते हैं बखूर। बखूर होता है, पाउडर होता है, जलाते तो खुशबू देता है। अक्ल ने कहा ये बखूर है। उसको सूंघ के थोड़ा सा चक्कर आया, इसका मतलब ये कोई नशीला पदार्थ है। देख के उसकी जब दोनों से समझ में नहीं आए तो अरे ये तो चीनी है। चीज एक ही है, समझने के लिए इंसान उसमें अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करता है। ये जो इंसान अपनी अकल अप्लाई करता है इसे एप्टीट्यूड कहते हैं। बात समझ में आ रही है?
इसी तरह उस बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, ये टेस्ट 9th क्लास में बच्चे का हो जाना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां इसके पैसे लेके आपके बच्चे का टेस्ट करके बता देती है जिंदगी में ये बन सकता है। आपको ताज्जुब होगा, मेरा बच्चा ने अभी हाल ही में 12वीं पास जाना चाहिए, उसका ओनली एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने अभी परसों करवाया है। मेरे जैसे आदमी ने 2000 रुपए फीस भरी है। मेरे में आपको लग रहा होगा ना बहुत आइडियल आदमी है, लग रहा होगा ना। मुझे भी वो चीज नहीं समझ में आने पे मैंने अपने बच्चे के ऊपर 2000 रुपए खर्च किए, सिर्फ ये जानने के लिए इंजीनियरिंग में कौन सी लाइन इसकी जिंदगी बना सकती है। अभी भी तलाश जारी। ये एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट को मिला के एक टेस्ट होता है, ये बच्चे का हो जाना चाहिए जब वह 9th क्लास में है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। अगेन मैं आपको बार बार इसलिए याद दिलाता हूं ताकि ऐसा नहीं हो कि हम घर से क्रिकेट खेलने के लिए निकले हों और आपके दिमाग में हॉकी के नियम हो, क्योंकि हॉकी के नियम से क्रिकेट में जीत हासिल नहीं की जा सकती। खेल चेंज, नियम चेंज। क्या जी, बास्केटबॉल के नियम से वॉलीबॉल खेल लोगे? बास्केटबॉल में तो उधर गेंद पटानी है ना, गिरा देनी है, यहाँ डब्बे में जाली में डालनी है, यहाँ 6 खिलाड़ी होंगे उधर 7, कुछ नियम चेंज होते हैं ना। बेसबॉल क्रिकेट एक देखने में एक जैसा लगता है, तो क्या दोनों एक नियम से खेले जाएंगे? बताओ जी। अरे एथलेटिक्स में 25 तरह की दौड़ होती है, 25 नियम होते हैं। ये आपके बच्चों का टेस्ट हो जाना चाहिए उन स्कूल में जो बच्चे रेगुलर स्कूल गोइंग हैं। तो ये टेस्ट करने वाले लोग, एक्सपर्ट, आपको ये बताएं कि तुम्हारा बच्चा इस लायक है, इस बच्चे को ये कोचिंग लगेगी। वो कोचिंग क्या होती है? वो कोचिंग होती है स्कूल सिलेबस के बाहर। स्कूल सिलेबस के बाहर स्कूल का सिलेबस तो स्कूलिंग डिपार्टमेंट में हमने अभी कवर कर लिया ना। अभी तो समझाया आपको स्कूलिंग साइड में कर दो, 33% है वो अलग कर दिया हमने। समझ में नहीं आने पे बोलना कि जी बात समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हो यार, हमने तो ऐसी बातें नहीं सुनी। समझ में तो आ रही है ना। वो स्कूलिंग वाली जो बात है वो तो हमने साइड में कर दी, तो 33% में होगी ना चर्चा उसमें। भैया आप एक केक होता, केक होता, केक खाने वाला केक, मान लो एक केक है जी, मान लो ये केक है, हालांकि है नहीं। केक बोलने के साथ ही आपका दिमाग कहीं और चला गया, प्लान भी बन गया होगा, आज शाम को रमेश मिष्ठान भंडार पर निपटा देना होगा। कुछ लोग दोस्तों ने तैयारी भी कर ली होगी। इस केक को अगर मैं 3 हिस्सों में ऐसे बराबर काटूं, ठीक है जी, 3 हिस्सों में काटूं, तो ये स्कूलिंग वाला है। स्कूलिंग में मैंने बात की ना, तो ये तो बंद हो गई ना दुकान, इसको भूल जाओ, वो होगी बात। यहां जाओ, कोचिंग पे आ जाओ। यहां स्कूल सिलेबस के बाहर आपके बच्चे को एपीआई करने के बाद क्या पढ़ाई करनी है, ये एक्सपर्ट बताएगा, बाहर का आदमी। जब भी आपके बच्चे को जिंदगी में क्या बनना है, ये सवाल 2 लोग कभी भी तय ना करें। 2 लोग, कौन? उसका टीचर और उसके पेरेंट। ये सबसे खराब एडवाइजर है बच्चे की कोचिंग के, करियर के। लग रही है ना बिल्कुल अनोखी बात। अब मैं पेरेंटिंग पे आ रहा हूं, इसलिए मैं आपको दिमाग बना रहा हूं आपका उस तरफ। बच्चे को जिंदगी में क्या बनना चाहिए, इसका फैसला इन 2 लोगों को तो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर की दिमाग घुसा पड़ा यहीं पे, ध्यान रहे। उसे वही दिख रहा ना, सिलेबस, स्कूल, मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड, नंबर, मेरिट, कौन आया फर्स्ट, 68%, 67%। अरे 68-67% भाई, इसको बंद करो तुम। एप्पल कंपनी का जो मालिक, जिसने इस कंपनी को बनाया, वो कॉलेज ही नहीं गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब बताओ। अब 2 दलील है, कोई जवाब इसका? स्कूल से निकाल दिया आइंस्टीन को। यानी कहने का मतलब है कि मैं इसको अगर नंबर भी दूं स्कूलिंग को, ये जो 33%, 0.33% है एक बच्चे का, स्कूलिंग जिसे हम कहते हैं, मैं इसे सारे नंबर भी उठा के दे दूं तो 33.33 ही रहेंगे ना जी भाई। ओहो, थोड़ा और आसान करके बताता हूं आपको। आपको
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। विज्ञान में आपने पूरे नंबर ले लिए, ठीक, और उसके नंबर मैंने जोड़ लिए, 100 में से 33 का पेपर आया तो 33 नंबर से हुए ना पास आप, बाकी में तो 0 है ना आपके, ये तो माननी पड़ेगी ना बात। फर्स्ट डिवीजन तो लाने के लिए आपको पूरे 100 चाहिए ना, तो 2 डिपार्टमेंट खाली है ना यार, एक का नाम कोचिंग है और एक का नाम क्या है? स्कूल का जो टीचर है और जो वालिदैन हैं, ये जो जब 2 तय करते हैं, सिलेबस के आधार पे तय करते हैं, यही फॉल्टी सिस्टम है। ये सिस्टम क्या है? फॉल्टी है, फॉल्टी। मैक्सिमम केस में बता रहा हूं मैं, जरूरी नहीं सारे टीचर खराब हो, क्योंकि वो बोलिए अगर स्टूडेंट टीचिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, स्टडी के बाद उसके टीचर को ये नॉलेज है कि इस बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट का होना चाहिए। अब वो टीचर्स और पेरेंट्स ना सिलेक्ट करते हुए कोचिंग आफ्टर अटेंड द कोचिंग, बट फर्स्ट वी आर अटेंड द टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो वो डिसाइड तो टीचर और पेरेंट्स से पहले ले लेंगे, कोचिंग तो उसका 3rd नंबर पे बाद में आएगा, तो वो किसे डिसाइड करेगा कि वो ये बताया ना इससे तय होगा। तो 9th और 10th में उसका टीचर डिसाइड कर दिया ना, उसका टीचर क्यों डिसाइड करेगा? वो उसका मेरिट के आधार पर, उसके मार्क्स के आधार पर करेगा ना। मार्क्स क्या होते हैं? क्या होता है मार्क्स? उसको सबसे फॉल्टी सिस्टम है स्कूल मार्किंग सिस्टम, सबसे खराब सिस्टम है। बच्चे की लियाकत को जानने का सबसे खराब सिस्टम है नंबरिंग। अब बोलिए, अब क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूं जहां खड़े होके आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, वहां ट्रेन ही नहीं आएगी। अब बोलिए, अब आपका इंतजार जायज है? आप तो कह दो कि रेल की, सुनिए मेरी बात, मैं आपकी बात पे कमी नहीं निकाल रहा सर, मैं कह रहा हूं कि आपने कह दिया रेल की पटरी बिछी हुई है, तो कभी तो ट्रेन आएगी, मैं उसमें बैठूंगा। मैं कहूंगा कि रेलवे ने इसको डम घोषित कर दिया, ये पटरी है, इसमें ट्रेन कभी नहीं आएगी। अब बताइए आपका इंतजार जायज है या नहीं? है ना जायज? करना ही नहीं है ना। जब सर, बच्चे को किस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ये इससे तय होता है। साइंस में अगर उसके नंबर अच्छे हैं, तब मैं साइंस का विच्छेदन करके बताऊं आपको। साइंस का मतलब है मैथमेटिक्स, साइंस का मतलब है बॉटनी, साइंस का मतलब है जूलॉजी, साइंस का मतलब है बायोलॉजी, साइंस का मतलब है फिजिक्स, साइंस का मतलब है केमिस्ट्री। उसको बनना है केमिकल इंजीनियर, ये आपको 9th क्लास में बता देता है टेस्ट। है टीचर को इतना शौक है? उसको इतना है, उसको पता है। वो साइंस में सर, आप देखिए 10वीं क्लास में एक बच्चे ने साइंस पढ़ी, 100 में से लाया 80 नंबर। आपको क्या पता ये 80 नंबर फिजिक्स में ज्यादा हैं? वो तो 10वीं में सब पढ़ रहा है ना साइंस में। मैं ये कह रहा हूँ सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो तीनों आपके अकॉर्डिंग वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है और वो 80 मार्क्स लाया है 100 आउट ऑफ 100, तो क्या वो डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको साइंस लेना चाहिए या नहीं लेना? साइंस क्या सर, साइंस के अंदर की बात कर रहा हूं मैं तो साइंस नगर में घुस गया, अब कौन सी गली जाऊं? सिर्फ सुनिए बात, सिर्फ इंजीनियरिंग में 250 सब्जेक्ट है। अब बताओ, आपने कहा दिल्ली, मैं कह रहा हूं दिल्ली में मयूर विहार में MIG फ्लैट के अंदर 276 ब्लॉक ए, उसका कमरा नंबर 2 में लगी हुई लाल रंग की कुर्सी। बताओ आपकी बात बारीक है कि मेरी बारीक? उस आपको मान लीजिए हमने कहा कि उस कुर्सी पे बैठना है, कि जी कौन सी कुर्सी? वही तो दिल्ली में है। अरे दिल्ली मजाक है? दिल्ली कहां से कहां तक की दिल्ली यार? साइंस क्या? व्हाट साइंस? ये तो हमने किसी को ऐसे बोल दिया जैसे मैं अमेरिका जा रहा हूँ। क्या अमेरिका का कोई आर पार है? कोई ठोर ठिकाना है? कितना बड़ा अमेरिका है? सर वो तो डिसाइड रहता है कि वो न्यूयॉर्क जाएगा या कहीं अमेरिका के सिटी में जाएगा। सर ये डिबेट का इशू नहीं है। अगर वो उस सब्जेक्ट को लेके उसको फॉलो कर रहा है तो वो स्कूल में डिसाइड नहीं हो सकता। नहीं, फॉल्टी है वो सिस्टम फॉल्टी है। यही तो कह रहा हूं मैं आपसे, फॉल्टी है। फॉल्टी का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि ये बच्चा अच्छा इंजीनियर बन सकता है। मेरा सवाल यह है कि 250 तरह की इंजीनियरिंग पढ़ाई में कौन सा इंजीनियरिंग है? प्लास्टिक इंजीनियरिंग है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है, गैस इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कौन सी इंजीनियरिंग यार? इसका जवाब है टीचर के पास नहीं। कैपेसिटी नहीं होती सर सबकी। मैं ये नहीं कह रहा हूं टीचर खराब है। टीचर की परेशानी यह है कि वो यहाँ इतना घिरा हुआ है इसमें कि उसे समझ ही नहीं आती बेचारे को, उसको बाहर की दुनिया पढ़ने का टाइम ही नहीं। मैं टीचर में तो कमी निकाल ही नहीं रहा ना।
उस टीचर ने ये कह दिया कि साइंस में आपका बच्चा अच्छा है, मैं कह रहा हूं उसके आगे की मंजिल बताओ। और सबसे खराब बैठे, सबसे खराब जज करता है बच्चे को पेरेंट। उसके भी मैं आपको अभी कुछ उदाहरण दूंगा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखिए, आपको यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मेरी बात सुन के लग रहा होगा मैं अपसाइड डाउन कर रहा हूँ आपके नॉलेज को। आपको लग रहा होगा कि सही क्रम है 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये ऐसे लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हो सकता है आज जो भी आपके मन में धारणाएं हैं वो सारी टूटे और नहीं बने। मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए। धारणा तो टूट जानी चाहिए ना अगर गलत है तो। भाई दो बातें होती है, थ्योरी, एक थ्योरी होती है, एक धारणा होती है। तो धारणा है ना, तो धारणा को तो तोड़ना पड़ेगा ना अगर वो गलत है तो। भाई बहुत सारे मकान के हम नक्शे देख के बोलते हैं कि बड़ा खराब बनाया है यार इसको। क्यों? इंजीनियर ने नहीं बनाया उसको, आपने अपनी धारणा के हिसाब से सोच लिया यहाँ टॉयलेट बना दो, यहाँ बाथरूम बना दो, ये कमरे, वेंटिलेशन नहीं है ही नहीं, रोशनी आई नहीं रही, हवा आई नहीं रही, रोज सर फूट रहे हैं, रोज टकरा रहे हैं, रोज सीढ़ियों से लोग फिसल के गिर रहे हैं। क्यों? थ्योरी पे थोड़ी बना मकान, धारणा पे बना। ये कहते यहाँ का नक्शा ना आपने लगना हो। तीसरा जो डिपार्टमेंट है आपका, ये तय यहां से होता है सर, यहां से तय होगा। और ये जो लोग टेस्ट करेंगे ना, उनकी सबसे अच्छी बात क्या है, वो आपके बच्चे से कभी नहीं मिले। आपके बच्चों को लेकर उनके मन में, टीचर के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, मैं भी बता देता हूं, उसके मन में रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि वो 8 साल से उस बच्चे को बरत रहा है, 10 साल से बरत रहा है, 10-11 साल से उस बच्चे को पढ़ा रहा है। तो उसने एक इमेज बना ली, उस इमेज के आधार पे वो फैसला कर रहा है, मेरिट पे थोड़ी कर रहा है। मेरिट का मतलब क्या? सही और गलत। एक टेस्ट करने वाला जो आदमी आएगा, भाई आज मैं मुफ्ती साहब से पहली बार मिलूंगा तो क्या कहूंगा, हजरत और कैसे आप, बहुत बढ़िया है, ये मेरी कोई राय ही नहीं है। राय आप बनाओगे, मेरी अभी बनाओगे। लेकिन जब कोई एक आदमी आपको 10 साल से जान रहा है और जब आपकी जिंदगी का वो फैसला करेगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि फैसला खराब कर दे। उसका पहले से जानना डेंजरस है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। एकदम नया आदमी मिलके साइंस के आधार पे जो राय बनाएगा वो बहुत परफेक्ट हो सकती है राय। आइए हम तीसरी चीज की तरफ चलें कि वह एक जो पेरेंट होता है। अच्छा जी, आप ही के सवाल के जवाब को इस बच्चे से मैं जोड़ के बताता हूं। वो अगर इतना ही होशियार थे, आपने कॉमर्स पढ़ी 12th में, रेगुलर पढ़ी, प्राइवेट पढ़ी? प्राइवेट पढ़ी आपने। तो अगर कोई बच्चा 12th में मान लीजिए आपकी जगह रेगुलर होता और वो कॉमर्स पढ़ रहा होता, तो कभी तो कहता ना IIM क्या चीज है, कभी तो बताता ना इसको। आपने कोचिंग ली, मतलब ट्यूशन लिया, बाहर ट्यूशन लिया, टीचर ही था ना वो आपका, उसको पता है IIM क्या होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, टीचर की प्रॉब्लम को समझिए आप। मैं टीचर में कमी नहीं निकाल रहा, टीचर की प्रॉब्लम ये है वो यहां बता हुआ है, यहां उसकी दुनिया, वो चाहे तो एक्सपेंड कर सकता है उसको, लेकिन उसने खुद ही तय कर लिया यही क्रिकेट का मैदान है, यही छक्का लगाना, यही चौका लगाना। ये मैं कहना चाहता हूं, टीचर में कमी नहीं निकाल रहा। आइए हम पेरेंटिंग की तरफ चलें, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर मैं बहुत बोलता हूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। पेरेंटिंग के बाद आपको मेरी बातें काफी समझ में आएंगी, उसके बाद आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। टाइम क्या होगा? बोर हो रहे हो तो मैं बंद भी कर सकता हूँ, बोरिंग तो नहीं लग रहा? पेरेंटिंग उर्दू में कहेंगे परवरिश, हिंदी में कहेंगे लालन पालन। ठीक है। अब इस लालन पालन में जहां तक बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, 0 नंबर दूंगा मैं अगर मुस्लिम घरानों का सवाल है तो। 0 नंबर, कोई भी आए 0 नंबर ले जाए, फ्री बट रहे। आइए पेरेंटिंग से जुड़े हुए कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपके जवाब भी सुनूंगा। वो ये, एक पेरेंट का जब कोई बच्चा सब्जेक्ट लेता है, वो जो कोचिंग मैंने कहा ना 9वीं 10वीं क्लास में लग जाएगी कोचिंग,
उसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये तय होगा ABI से, और वो कोचिंग उसकी लगा देनी है। कोचिंग ट्यूशन नहीं हो, ट्यूशन अलग चीज है, स्कूल अलग चीज है, कोचिंग अलग चीज है। कोचिंग का मतलब है अगर किसी ने आपको, एक्सपर्ट ने कह दिया कि आपका बच्चा इंडिया का टॉप लॉयर हो सकता है, आपसे आर्ट्स ही दिलवाना, और आर्ट्स के बाद में लॉयर मटेरियल है, तो भाई साहब क्लेट की उसकी CLAT भारत का एक सबसे टॉप टेस्ट होता है, इसकी कोचिंग 9th क्लास में लग जाएगी उसकी, तभी तो 12th क्लास के बाद में वो टेस्ट देगा, तब क्लेट में सिलेक्शन होगा, तब किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा ना उसका। तो कोचिंग कब लेगा? 12वीं के बाद लेगा क्या? अरे तो गजब बात है यार, मतलब 3 साल ऐसे खराब करोगे अब तुम बैठ के। ये पढ़ाई 9th में नहीं हो सकती थी? हो सकती थी ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोचिंग से मुराद ये है, ट्यूशन नहीं बोला मैंने, कंफ्यूज मत होना। ट्यूशन जब भी आप लगाओगे तो आप स्कूल की पढ़ाई दोबारा करवा रहे हो। क्यों करवा रहे हो दोबारा? अगर आपको लगता है कि स्कूल इतनी एफिशिएंट है, कोई बात, ये कोई गुब्बारे उठा के फिर वो डब्बा नंबर 1 में डाल रहे हो, 2 डब्बे खाली पड़े। तो वो जो कोचिंग है, उस कोचिंग का मतलब ये है कि किसी बच्चे का जो API टेस्ट हो गया और पता चल गया कि ये बच्चा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लायक है, 9th में पता चल गया आपको, कितनी बारीक बात पता लगा लिया आपने, तो इसका मतलब इसे एक जनरल इंजीनियरिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा ना, ये मालूम चल गई ना। तो 9th क्लास में अगर आपने उसकी कोचिंग लगा दी, वह कोचिंग जाहिर सी बात है कि भारत के JEE या जिसको हम बोलते हैं IIT के लेवल का एडमिशन की तैयारी कराएगा ना उसको। सही है गलत? समझ में आ रही है मेरी बात? तो 9th क्लास से उसने कोचिंग ली, तो 9, 10, 11, 12 4 साल तो तैयारी कर चुका ना यार। स्कूल में 60% नंबर लाया तो क्या लफड़ा क्या है इसमें? स्कूल के नंबर क्या देते हैं जी आपको? कुछ नहीं देते। स्कूल के नंबर से बड़ा धोखा तो कोई चीज ही नहीं है, सबसे बड़ा धोखा है। हाँ, इतना जरूर है, बच्चे को बोलिए 66% आ जाने चाहिए बेटा। स्कूल के नंबरों से दिमाग हटाओ अपना, फेक है ये, फेक, नकली है। क्योंकि परीक्षा लेने की प्रणाली भी फॉल्टी है, कॉपी चेक करने की प्रणाली भी फॉल्टी है, नंबर देने की प्रणाली भी फॉल्टी है। जलेबी के फॉर्मूले से मोतीचूर का लड्डू बनाया जा रहा है, बन तो जाएगा। आप फिर टेस्ट नहीं आ रहा है, कहां से आ जाएगा? उसको बनानी जलेबी आती है, तुमने जो मोतीचूर के लड्डू पकड़ा दिए। ये स्कूल का जो सिस्टम है, आप दिमाग यहां से हटा दीजिए। जो बच्चा 66% नंबर ले आया सफिशिएंट है, क्योंकि भारत में किसी भी तरह की सब्जेक्ट में, करियर में एडमिशन के लिए जो लास्ट नंबर्स चाहिए वो 66% है। सारे एग्जाम मिला लो उसमें, एयरफोर्स, भारतीय नेवी, IAS, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, जहां पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें कहेगा 10वीं में कितने नंबर है, आपको कहेगा 50, वहां हो सकता है आपका बच्चा फंस जाए। लेकिन अगर वो 66 या इससे ऊपर लाया है, वहां दिमाग ही नहीं लगाना, स्कूल की पढ़ाई को आप साइड कर दो। आपने बच्चे को देख लिया 9th क्लास में कितने लाया, 80%, कोचिंग लगा दिया आपने, ठीक। अब उसको बोल दो बेटा कोचिंग 1 नंबर पे। कोचिंग का मतलब क्या? वह करियर की पढ़ाई जो आपने मालूम कर ली है कि इसको लॉयर बनाना है, इसे क्लैट पास कराना है, वो क्लैट टेस्ट की जो पढ़ाई होगी वो तो स्कूल में नहीं हो रही है ना। हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। तो वहां 66% लिया है, बहुत है। इस बात पे खुश होना बंद कर दीजिए मेरे बच्चे के 99% नंबर आए, 95 आए, 97 आए, स्कूल की गलियों में फ्लैक्स लग रहे हैं, शहर में बहुत नाम हो रहा है, भास्कर में फ्रंट पेज में मेरे बच्चे का फोटो आया। तुम्हारे बच्चे का फोटो थोड़ी आया, स्कूल वाला तुम्हारे बच्चे का मुंह बेच रहा है। क्या यार, क्या है, क्या बात, समझ क्या रहे हो? कहानी क्या है, समझ क्या रहे? स्कूल इज सेलिंग योर सन्स फेस। आपके बच्चे के चेहरे को बेचा जा रहा है, मार्केटिंग है, विपणन है। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा इससे? एक बच्चा मान लो आपका 95% कॉमर्स में लिया है 12th में, ठीक, और उसे पता ही नहीं IIM क्या होती है। अब आ जाओ, अब करो मुलाकात मेरे से, आगे बात करें। क्या जी, वही टीचर लाया उसके 95% नंबर में, क्या बनता है जी? अच्छा, इस 95 से क्या हो जाएगा? फाइनल में लास्ट बता देता हूं क्या होता है उससे। किसी सरकारी कॉलेज में बीकॉम में उसका एडमिशन हो जाएगा, बस यही है जी लास्ट, ये फाइनल। इसके ऊपर कुछ है क्या? मतलब असल खेल क्या है एजुकेशन का, वो समझिए। असल खेल ये है कि भारत के टॉप इंस्टीट्यूट में, किसमें?
टॉप इंस्टीट्यूट में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। खेल तो ये है ना यार, खेल 12वीं क्लास में 95% लाना थोड़ी है। असल बात तो ये है ना जी, गलत क्या क्या भाई, आपका बच्चा नीट दे रहा है, मेडिकल में नीट दे रहा है, नीट फॉर एग्जांपल नीट दे रहा है, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहा है मेडिकल में, तो नीट एडमिशन पे वो मेरिट में आएगा तो उसे देश के किसी टॉप मेडिकल कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा ना। तो नीट क्या है, एक दिन की परीक्षा, यही है ना। इस एक दिन की परीक्षा 4 साल लगते हैं, तैयारी में 9th क्लास से होती है। इस नीट की तैयारी आप स्कूल सिलेबस से करोगे क्या? मैं ये समझाना चाह रहा हूं। स्कूल सिलेबस में दम होगा तो सारे बच्चे ही सब, हर 99% 98% बायोलॉजी में 12वीं क्लास में पास हुआ बच्चा के डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा जी? बताया कोई मेरे को आके? और मैं आपको वो बच्चे दिखा दूंगा जिनके 66% है 12th में बायोलॉजी में, ऑल इंडिया रैंकिंग 3 नंबर है। अब ये क्या खेल है? ये खेल बताया कोई मुझे आके? ये समझाया कोई आके? ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया क्योंकि इस बच्चे ने इस नीट की तैयारी 9th क्लास से की है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। सो स्कूल एजुकेशन इज ऑन नंबर 2 आफ्टर 9। 8वीं तक स्कूल एजुकेशन ही जो कुछ है। 9th के बाद स्कूल एजुकेशन कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे है? आपकी प्राथमिकताओं में कितने नंबर पे होनी चाहिए? 2 पे। 1 पे क्या होनी चाहिए? सर ये बायोलॉजी में बड़ा कमजोर है, इस बार 68 नंबर ही आए सर, इसके 100 आने चाहिए। लेकिन क्यों पीछे पड़े हो लड़ लेके? उसे पढ़ना है भाई। एक बच्चा नीट में कब सेलेक्ट होगा? जो मेडिकल का ही पढ़ा रहे, यही तो लड़ाई किस बात की है? एडमिशन की लड़ाई है। एडमिशन किस आधार पर तय होगा? एंट्रेंस टेस्ट पे तय होगा। एंट्रेंस टेस्ट किस पे तय होगा? कोचिंग पे तय होगा। मैं कोचिंग संस्थानों की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इस शब्द के तहत ये समझाना चाह रहा हूं कि उसकी 9th क्लास के बाद जो लड़ाई है वह ये है, ये किससे पूरी हो सकती है? वो कर लो। हमारी बात समझ में या भी नहीं आई? तो स्कूल के इश्तिहारों में अगर आपके बच्चे की फोटो छप रही है तो खुश होना बंद कर दीजिए। 10वीं क्लास में आपका बच्चे के 98% नंबर आए हैं और रतलाम के किसी मशहूर स्कूल सड़क के ऊपर आपके बच्चे के 4 फोटो लग गए हैं, इस पे खुश होना बंद कर दीजिए। और किसी स्कूल वाले ने आपके बच्चे का फोटो लेकर किसी अखबार के फ्रंट पेज पे छाप दिया है, वो आपके बच्चे के मुंह को बेचकर और एडमिशन खींच रहा है। ये पॉलिटिक्स है। उस 99% से अगर ये काम बन रहा हो तो भाई साहब मैं आपका मुंह चूम लूंगा। अफसोस ये कैसा हो नहीं। अभी बात समझ में? तो वो बच्चा 9th में कैसे पता करें कि वो किस लायक है? इसके लिए एक टेस्ट होता है, क्या नाम बताया मैंने? API। और एक बच्चे का को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसे जज करने वाले 2 खराब जज होते हैं। एक खराब जज का नाम है स्कूल टीचर और दूसरे खराब जज का नाम है, महाखराब का नाम है पेरेंट। तुम क्यों तय करोगे जी? तुम्हें क्या पता है क्या जानता है? आइए आपको एक मेडिकल साइंस का एक और एग्जांपल देता हूं तो आपको मेरी बात और समझ में असल लड़ाई तो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन की है ना। परसेंटेज की लड़ाई थी तो ये कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं ये क्या है, ये मैं बता देता हूं। स्कूल के परसेंटेज क्या है, आपका मैं पूरा भ्रम तोड़ देता हूं। स्कूल के परसेंटेज ये हैं, गली में कोई झगड़ा हो रहा है, हम खड़े हुए एंजॉय कर रहे हैं, ये है स्कूल के परसेंटेज। कुछ बन रहा है उससे? अच्छा फिर क्या हो जाएगा? तो लड़ रहे हैं, हमें मजा आ रहा है, हम घर चले गए, वाह बहुत बढ़िया। जितना उसमें इंटरेस्ट है ना उतना इंटरेस्ट इसमें क्या हो जाएगा? अच्छा 66% वाला जो ऑल इंडिया रैंकिंग मेडिकल में या इंजीनियरिंग में लेके आ रहा है 2 नंबर 3 नंबर, इसके स्कूल में तो वो बच्चा सबसे खराब था। अब क्या हुआ? नहीं, उसने 66% के बाद सारा फोकस वहां से उड़ाया, इधर लगा दिया। यही खेल है। वो गेम समझ गया जिंदगी का कि खेल क्या है। और जो अखबार, फोटो, फ्लैक्स, भास्कर, फ्रंट पेज, स्कूल गलियों में माला, खाला के यहाँ मिठाई, माला, फोटो, भाषण, फिर चर्चा के यहाँ स्वागत, मेरा बच्चा 92% आया। बंद करो यार, क्या है इससे? क्या बनता है इससे? बच्चे को पैम्परिंग बंद कीजिए। आइए पेरेंटिंग के ऊपर सवाल करें। पेरेंट क्या गड़बड़ियां करते हैं? एक पेरेंट का अपने औलाद के साथ
ऐसे स्टूडेंट सबसे फॉल्टी रिलेशन होता है। एक पेरेंट का अपने बच्चे के साथ उसे स्टूडेंट समझते हुए हम जो उसके बारे में समझ बना रहे हैं उसमें भयंकर खामियां होती हैं। क्यों? उसके हर्डल्स क्या क्या हैं वो हर्डल नोट कीजिए। पहला, सबसे बड़ी हर्डल है आपको अपने बच्चे से प्यार है, तो प्यार के आधार पे आप जो भी फैसला करोगे वो फॉल्टी होगा। मैक्सिमम केस में बता रहा हूं भाई, एक फौज में एक मेजर होता है, अपने नीचे वो लोगों को ट्रेनिंग देता है, और कोई सैनिक ये कहेगी मैं तो थक गया जी, मैं तो आज नहीं दौड़ पाऊंगा 15 किलोमीटर की दौड़, और वो रोजाना ये ढील देनी शुरू कर दे, वो फौज का कुछ बनेगा? दूसरा प्रॉब्लम क्या है प्यार के अलावा पेरेंट का, एक औलाद के साथ स्टूडेंट के तौर पे पेरेंट जो है वो अनअवेयर है, अभिज्ञ है, हिंदी में बोलेंगे, उर्दू में कहेंगे नावाकिफ। किन चीजों से नावाकिफ है वो? उसे पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे का एपीआई होना चाहिए, जैसे यहां बैठे हुए आप में से किसी को नहीं पता। बहुत केयरिंग पेरेंट है ना हम, तो अपने बच्चों का ख्याल रखने वाले वालिदैन होने का दावा करते हैं ना हम, तो हमें ये मालूम ही नहीं है कि स्कूल एजुकेशन में हमने सारे गुब्बारे उठा के एक डिब्बे में डाल दिए, और स्कूल में लाए जाने वाले नंबरों से हम खुश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हो खुश? अच्छा 92% 12वीं कर लेगा फिर क्या हो जाएगा? कुछ बन रहा है? राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा बीकॉम में, बीकॉम से कुछ बनता हो तो पूछ लो, इससे कुछ बताओ, कुछ होता है जी बीकॉम करने से? फिर कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वही कहानी, कुरैशी मंडी के 26 चक्कर लगा दिए, वहीं के वहीं पहुंचे, गाड़ी का मीटर बता रहा 25 किलोमीटर चल रही है। बोला भाई ये क्या चक्कर है यार? कुरैशी मंडी के ये चौक में, चौक है ना आपके यहाँ पे, ठीक? आप कसम खाओ पे, मैं कसम खाता हूँ 350 चक्कर लगाऊंगा मोटरसाइकिल की, 3 घंटे में 350 चक्कर लगाए। गाड़ी का मोटरसाइकिल का मीटर देखा 26 किलोमीटर चला, में पहुंचेगा कहाँ पहुंचे? वहीं तो पेरेंटिंग में प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले ये हमको ये मालूम ही नहीं है कि हमारे बच्चे की उसके एंट्रेंस टेस्ट के करियर के हिसाब से उसकी पढ़ाई होनी चाहिए थी 9th के बाद। ये मालूम नहीं है ना हमको? जैसे इस महफिल में बैठे हुए किसी आदमी को नहीं पता ना? नहीं पता। देखो अंदाजा कितना सही है, परसेंटेज में फंसे ना हम तो। और बच्चे को देखो, वालिदैन का देखो कितना खराब सिस्टम है बच्चे को देखे। इस बार तुम्हारे सोशल साइंस में कम आए नंबर, 72% ही क्यों आए? क्या 72 को चाट रहे हो यार? बच्चा साइंस मटेरियल है, उसे बनना है एविएशन इंजीनियर, पायलट मटेरियल है, हवाई जहाज के इंजन बनाने की उसकी कैपेसिटी है। तुम डांट रहे हो इसके ऊपर के नगर पालिका के शक्तियों वाले सवाल में तुम्हारे नंबर कम क्यों आए? यार कितना खराब पेरेंट है यार, माय गॉड। 66 लाया, 52 भी लाता तो मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे मालूम चल गया ये एविएशन इंजीनियर बनेगा, तो मुझे क्या करना है? उसको नगर पालिका की शक्तियां रटवा के कुछ होगा क्या उससे? फेल नहीं है ना। बच्चे को स्कूल की मार्कशीट पे एक ही आधार पे आप डांटिए, आपको आज 2 आधार देके जाता हूं। पहला, इफ ही गेट्स नंबर्स लेस देन 66%, अगर वो 66% के नीचे जाए तो आप अलर्ट होइए, पहली बात। दूसरी बात, वो किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए। बस ये स्कूल है जी, 9th के बाद ये स्कूल है, बाकी सब फेक है। आई वॉश अंग्रेजी में कहते हैं, तुम्हारी आंखें धोती गई हैं। नज़ारा, वो आनंद बख्शी का एक गाना एक फिल्म के अंदर है, वो जिंदगी में गुजर जाते हैं जो मकाम फिर नहीं आते, है ना? वो एक फिल्म में राजेश खन्ना पे शूट किया गया, उसके अंदर एक शेर आनंद बख्शी उसमें क्या लिखते हैं कि इंसान देख पाता नहीं, उससे पहले मंजर बदल जाता है। तुम्हारी आंखों के हिसाब से मंजर चलाया जा रहा है यार। स्कूल के नंबरों का बनता क्या है? क्या करूं इसका? ना हलवा बनता है, ना जूता बनता है, ना कुर्ता बन रहा है, ना पंखा बन रहा है, ना ऑमलेट बन रहा है। करूं क्या इस मार्कशीट का मैं? अंटिल अनलेस इंडिया के किसी टॉप इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन नहीं हो रहा, तो इंपॉर्टेंट तो आईआईटी है जी, आईआईएम है, क्लैट है, नीट है, तो फिर ये क्या है? 98% 12वीं में
और 98% पास हुए बच्चे को ये मालूम ही नहीं है कि IIM क्या है। तो क्या करूं मैं तेरे 98% का? प्राण प्राण बिल्लू पिंकी इसके नाम से कॉमिक्स बनाते थे, पढ़े होंगे कभी कॉमिक्स? होते थे प्राण, प्राण के कॉमिक्स आते थे, बिल्लू पिंकी, चाचा चौधरी, पढ़े आपने कभी बचपन में? उसके अंदर उसका एक बड़ा ही फेवरेट तरीका बताता था वो प्राण, क्या गलत रास्ता बता देता था। साबू जो था ना, वो कहता है क्या तुमने राका को भागते हुए देखा? हाँ वो इधर गए हैं। तो गुंडे गलत दिशा में 25 किलोमीटर दौड़ लिए। ठीक समझते थे ना बात? कितना किलोमीटर गलत गए? मान लो 25 किलोमीटर गए। कितने किलोमीटर गए? एक्चुअली वो कितना किलोमीटर गलत गए हैं? कैसे? वापस भी तो आएगा, वापस आके कहां पहुंचेगा? जीरो पे, जहां से दौड़े थे। ओह माय गॉड, यानी मैंने 12वीं क्लास तक अपने बच्चे के बारे में कोई जजमेंट नहीं किया, तो वो 4 साल गलत दिशा में दौड़ गया, लौट के आने में 4 साल। अब इसे कोचिंग में फिर 4 साल चाहिए, तो वो जबरदस्ती बीकॉम करेगा। अब 2 नाव में सवार है वो। क्या झंझट है लाइफ में यार। ये बात 9th में पता कर लें तो, 10वीं में पता कर लें तो। मैं ये समझाना चाह रहा हूं सर आपको, अभी शायद मेरी बात आपको कुछ क्लियर हुई होगी। क्लियर हो गए। एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी होता है, स्टार्ट से कंपलसरी हो जाता है। जिंदगी तो उसी से बननी है ना। एंट्रेंस एग्जाम के बिना तो कोई एडमिशन ही नहीं है। 15 मिनट और है। 15 मिनट है। और ये कि माशरती तौर पर बच्चों को तालीम से कैसे जोड़ें? कुछ बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। अभी इसके ऊपर बिल्कुल बताता हूँ, थोड़ा सा पेरेंटिंग के ऊपर बात करता हूँ। पेरेंटिंग में कुछ चीजें हैं जो आपको सुधार लानी चाहिए। पहला, नंबर 1, कभी भी आप प्यार और पढ़ाई को मिक्स मत कीजिए। सबसे खराब मिक्स है ये। दिस इज द मोस्ट रॉन्ग प्लान। वो कहते हैं ना कि चाय की पत्ती, कोल्ड ड्रिंक को गर्म करके चाय की पत्ती डाल के कुछ बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ बनेगा? आप कोल्ड ड्रिंक लाए, कोल्ड ड्रिंक गर्म किया, बोला आज कुछ नया बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक गर्म करके चाय की पत्ती डाली, आहा आज कुछ नया बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, कूड़ा बनेगा। क्या बनेगा इसका? तो प्यार और पढ़ाई को मिक्स नहीं करना। मतलब ये है कि ये जो बच्चे की पढ़ाई के दो डिपार्टमेंट में आपको बता चुका हूं। 1 इज स्कूलिंग एंड 2nd इज कोचिंग। एक तो ये कभी ना करें। दूसरा, आप बच्चे को सहूलत दीजिए। क्या देना है? सहूलत, ऐश मत दीजिए। और सहूलत और ऐश में फर्क समझिए क्या है। सहूलत और ऐश में फर्क ये है कि बच्चे ने कहा कि मैं पास हो गया, अब्बू अब मुझे क्या इनाम मिलेगा? अब जैसा बच्चा वैसा ही अब्बू, बेटा तुमने मेरा नाम रोशन किया, तुम 10वीं क्लास में 88% नंबर लाए, हमारी बिरादरी में सबसे ज्यादा है, मैं तुम्हें मोबाइल फोन दूंगा। बाप भी गलत, बेटा भी गलत, क्योंकि वो उसकी सहूलत में नहीं आता। उसकी सहूलत में क्या आता? बच्चे को गिफ्ट देनी है ना आपको, बच्चों को गिफ्ट देनी है आपको, बहुत दिल आ रहा है आपका, प्यार है ना आपका, प्यार जो पढ़ाई के मामले में सबसे खराब फैसले करवाता है आपसे। बच्चे को सहूलत देनी है आपको और गिफ्ट देने का मन कर रहा है, उसको दीजिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो उसकी सबसे बेसिक जरूरत है। मैंने लैपटॉप भी नहीं कहा, मैंने टैबलेट भी नहीं कहा, मैंने मोबाइल फोन भी नहीं कहा। डेस्कटॉप कंप्यूटर उसकी जरूरत है भाई, उसकी जरूरत लैपटॉप नहीं है। टैबलेट और मोबाइल तो कतई नहीं है। सबसे खतरनाक चीज देने जा रहे हैं आप, जिसमें रजाई में लेट के पता नहीं पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा। ये भी तो ध्यान रखना, जवान हो रहा बच्चा है ना वो, 11वीं 14 साल का, 15 का, 16 का, 17 का है। बहुत सारे उसके ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसको समझ नहीं पा रहा, बेचारा बच्चा है ना। हम उसको लेकिन गलत दिशा में डाल देते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज एज ए पेरेंट जो आपको करनी है वो क्या? वो ये कि आप उसकी स्कूल प्लस उसकी जो कोचिंग लग रही है, कोचिंग से मेरा मतलब, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। कोचिंग से मेरा मतलब है वह गाइडेंस जो उसे एंट्रेंस टेस्ट के लिए चाहिए। ठीक, इनके बीच में बराबर संतुलन रखें। इसकी फीस जमा करा रहे हैं, इसका मतलब नहीं इसकी रोक दें। ये ध्यान रहे, बात समझ रहे हैं? अपनी जरूरतों को कम कर दीजिए, लेकिन इतना जरूर कीजिए। और चौथा और इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट में वो ये कि
कि बच्चे की जो शेड्यूलिंग है, बच्चे की शेड्यूलिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। और बच्चों की शेड्यूलिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देने का सबसे शानदार फॉर्मूला ये है कि बच्चे को कुछ भी मेहनत करनी पड़े उसे नमाजी बना दीजिए। इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने अपनाया अपने बच्चों के साथ वो ये, पहले खुद नमाज पढ़ो। तो पढ़ने वाले का बच्चे माँ बाप को देख के तो बच्चा पढ़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हम ही करें। पहली बात। दूसरी बात ये, 12th क्लास तक कभी भी, अप टू 12th क्लास कभी भी घर से कोई भी जो मौलवी या मौलाना जिसकी भी आपने ड्यूटी लगा रखी है उसको मत हटाइए, चाहे उसने कुरान 4 बार पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ बात नमाज तक की नहीं है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि सबसे स्ट्रॉन्ग नैतिक शिक्षा, क्या बोला मैंने, नैतिक शिक्षा जो इस्लाम का करिकुलम देता है, उतना स्ट्रॉन्ग दुनिया में कोई करिकुलम ही नहीं है। नहीं समझा बात को? रोजा कोई देख रहा है, अगर मान लो मैं रोजा रखा हूं, सब तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा, एक बोतल पानी पी जाऊं, क्या कोई दिक्कत है? नहीं पीता ना मुसलमान, पीता है क्या? क्यों? नैतिकता। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम, उसका ये जो शेड्यूलिंग आप करना चाहते हो कि बेटा 10 बजे सो जा, फजर में सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर, ठीक है ना, 12 बजे तक ये पढ़ ले, 4 के बाद ये पढ़ना है, फिर इतनी देर आराम कर ले, फिर थोड़ा खेल ले, इसके बाद तुझे खाना खाना है, उसे कितनी बार याद दिलाओगे आप? कितनी बार मौजूद रहोगे आप? हर जगह मौजूद नहीं रह सकते ना, बिजनेस भी करना है, धंधा भी है, दुकान भी संभालना है, ट्रेवल भी करना है, उसे ये सब चीजें नमाज सिखा दें। तो आपके बच्चे का नमाजी होना बहुत जरूरी है, और नमाजी होने में उसकी शेड्यूलिंग सही हो सकती है। यहाँ पर मेरी अपनी बातें खत्म होती है, इससे जुड़ी हुई आप क्या कह रहे थे सर, क्या पॉइंट था आपका? जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं, एजुकेशन के कुछ मिलनी इश्यूज हैं, उसको मैं आपको थोड़ी जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। ये अभी तक आपने जो पिछले 1-1.5 घंटे में मुझसे ज्ञान लिया, यह है आपका अपने परिवार तक सीमित चीज है। यही है जी। यहाँ क्या सीखा आपने 1.5 घंटे में? स्वार्थ सीखा। क्या सिखाया मैंने? स्वार्थ। मी, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, ये तो सीखा आपने। इतनी देर में यही सीखा ना। आइए मैं आपको बताता हूँ, मी एंड माई सोसाइटी एंड मी एंड माई कंट्री। तो मी एंड माई कंट्री के अंदर क्या शामिल होता है? वो ये कि अगर आप अपने घर को इस तरह से, जो मैंने आपको सिस्टम बताया है, अगर आप उसको इस तरह से ढाल ले जाते हैं, उसके बाद इस माशरे का भी आप पे हक बनता है ना, बनता है। माशरे का हक क्यों बनता है मैं आपको एंथ्रोपोलॉजी से साबित करूंगा। हिंदी में कहेंगे नृविज्ञान। कैसे? आप बाजार से चाय के बिस्किट खरीद के लाए, आटा लाए, आटा, सब्जी, जो भी खरीद के लाए, क्या वो सब चीजें आपने पैदा की? आपने उसके अगेंस्ट में क्या दिया? कैश। तो ये सारा सिस्टम हटा दीजिए और इतना ही कैश रहने दीजिए। एग्जाम्पल कीजिए, फर्ज कीजिए आप एकदम खतरनाक जंगल में हैं कहीं, और आपके पास उतने ही रुपए हैं जितने रतलाम शहर में रहते हुए हैं, और आपका चाय का बिस्किट खाने का मन कर रहा है, मिल जाएगा? इसलिए सोसाइटी को देना चाहिए क्योंकि आपके लिए कोई बिस्किट बना रहा है। ये हमें तब समझ में आएगा जब ये सिस्टम हट जाएगा। तो इमेजिन कीजिए ये सिस्टम नहीं है, ये बिजली नहीं आ रही, ये बिजली की सप्लाई में जो आदमी लगा हुआ उसका हक है ना जी सोसाइटी पे, कि नहीं है? है ना जी। ये प्रोग्राम का जिसने एहतमाम किया उसका कुछ हक बनता है ना आप पे, तो लौटानी पड़ती है ना चीजें। तो सोशल सर्विस, इसलिए मिल्ली फिक्र रखनी जरूरी है क्योंकि आपके बिहाफ पे कोई और मेहनत कर रहा है, उसका ड्यू उसको लौटाना पड़ता है। आपने जो टोपी ली है 50 रुपए में, आपको लगता है 50 रुपए में टोपी आई है, अरे 50 रुपए तो मुतबादिल सिस्टम है कि वो भी मान गया अच्छा इस कागज से मुझे कुछ मिल जाएगा। आपको भी पता है कागज दूंगा तो चीज आ जाएगी, अच्छा कागज हटा दो, फिर तो टोपी आपको बहुत जरूरत है, टोपी चाहिए आपको, और आप उसके बिना नहीं रह सकते। दवाई मान लो, दवा, और नोट मान लीजिए नोट सिस्टम नहीं है, तो फिर तो कुछ भी देके आपको दवा दोगे ना, सब वैल्यू समझ में आ जाएगी आपको। वो अंग्रेजी के अंदर एक बड़ा मशहूर मकुला है कि दुनिया की जब सारी नदियां सूख चुकी होंगी और आखिरी मछली मर चुकी होगी, तब तुम अपने कागज के नोट और हीरे मोती और जवाहरात खा लेना। कितनी अच्छी बात है। तो सोसाइटी का आप पे हक है क्योंकि किसी ने गेहूं उगाया,
उठा के मंडी में भेजा, साफ किया, पीसा, बोरे में बंद किया, दुकान पे बेचा, तुमने क्या किया? कागज। उसका बदल थोड़ी है, वो बदल नहीं साहब, उसका एहसान है। तो इसलिए उस एहसान को लौटाने के लिए सोसाइटी का आपके ऊपर कुछ हक बनता है। आइए उसके बारे में मैं आपको कुछ 2-4 बातें बताता हूं, आपको उसके बाद आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप हजरत एक तंजीम चलाते हैं, आपकी मुस्लिम, हमारी मुस्लिम सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है स्कूलिंग पर, मैं बार-बार एजुकेशन की बात इसलिए करता हूं क्योंकि इलाज यही है। इलाज का मतलब क्या है? यहाँ बैठे हुए लोगों में से 2 लोगों को भी अगर मेरी बात समझ में आई तो आज की मेरी जो बात है उनकी जिंदगी में अगले 5 से 10 सालों में तब्दीली लाके शो करेगी। उस दिन वो कहेंगे कि वो फला आदमी जो आया था सफेद कुर्ते में, जो बहुत बोल रहा था, बात तो उसने सही की थी, आज ये तब्दीली महसूस कर रहे हैं। दैट मींस दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लंबी दूरी की योजना। मेरी बात समझ में? सोसाइटी के प्रति आपके जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, स्कूलिंग की बात करूंगा मैं स्कूल को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूं क्योंकि आपका फीडर सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? फीडर सेक्शन। फीडर सेक्शन का मतलब ये होता है कच्चा माल सप्लाई यहीं से हो रहा है। कच्चा माल तो यहीं से सप्लाई हो रहा है, स्कूलों से होता है। मतलब जो बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो आप जो है आपके पास में अगर आप चाहते हो कि मैंने तो बदलाव कर लिया अपने घर में, परिवार में, सोसाइटी में, बिरादरी में, अब ये मैं चाहता हूं कि रतलाम के आम घरों में भी ये बदलाव आए, खासतौर से मुस्लिम सोसाइटी में आए, तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने लायक हैं। इसके लिए आपको डेटा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डेटा। डेटा में भी फिर 2 तरह का होगा। कौन सा डेटा? वह बच्चे जो स्कूल जाने के कैपेबल हैं, यानी जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, ओके, और वह दूसरे बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं, यानी वह बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए लेकिन वो जा नहीं रहे, वो बच्चे जो स्कूल जाते थे लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ दी। तो डेटा कितनी तरह का बनेगा? 2 तरह का। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो ये जो छोड़ दिया है इसको पहुंचाना। क्यों? क्योंकि इसे ये नहीं समझाने की जरूरत है कि स्कूल तुम्हें क्यों जाना चाहिए, ये स्कूल देख के आ चुका है एक बार। इसकी जब गहराई में आप जाएंगे, आपको मान लीजिए कहीं 2 बच्चे मिले इस तरह के, तो आप उनके वालिदैन से बात करोगे, तो उसके माता पिता से बात करोगे तो कह देंगे हमारे पास फीस नहीं थी साहब, इसलिए हमने स्कूल भेजना बंद कर दिया। तो आपको मकसद मिल जाएगा जिंदगी का कि आपको अगर रतलाम में सोसाइटी में बदलाव लाना है तो आपको क्या काम करना चाहिए। मिल गया मकसद? अभी हम ऐसे ही परेशान थे। हमारे जो सोशल एंगेजमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जुलूस, जलसा, ठीक, और जी प्रोग्राम। कुछ ज्यादा मेरे टाइप का फालतू आदमी घूम रहा था, उसको बुला के तो भाषण सुन लिया, बढ़िया बोले, चलो आगे बढ़ो। बदलाव नहीं आ रहा ना इससे? आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। वो बदलाव यहाँ से आएगा। पहले में आपके परिवार में बदलाव उससे आएगा जो मैंने अपने हिस्सा में, अव्वल हिस्सा में बात की। सोसाइटी में बदलाव इससे आएगा। तो ये डेटा आपके पास में होना चाहिए। डेटा बनाने का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। डेटा बनाने का फॉर्मूला ये है, मान लीजिए रतलाम शहर में 40 वार्ड है। कितने वार्ड है? कितने? फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है 60 होंगे, कितने हैं जी टोटल? 50 वार्ड है जी? 49 है, 49 पक्का ना? आम राय से बात निकल गई, आम राय से निकल गया, ये सच्चाई ही है। 50 हो गए? 50 वार्ड है आपके पास, ठीक है। आपने इसके इस शहर के 5 मैप के ऊपर 5 टुकड़े किए, ठीक, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल। हर एक वार्ड के अंदर आपने 10-10 वार्ड डाल दिए। इन 10-10 वार्ड में से एक इंचार्ज बना दिया, एक को डिप्टी इंचार्ज बना दिया। यहां आपके टोटल 5 दूनी 10 लोग आपके काम में लगे जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कुछ काम करना चाहते हैं। रोजाना आपसे आके पूछते हैं हजरत कोई काम बताइए, हम मिल्लत के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत नौजवान है, बहुत नौजवान है। परेशानी ये है कि आइडिया बताने वाले के पास, बेचारे के पास आइडिया की कमी है। मैं ये नहीं कर रहा हूं हजरत आप में कमी हो, ओवरऑल बात कर रहा हूं।
ये 10 लोगों को आप काम पे लगा दीजिए और उनसे कहिए स्कूल जाने योग्य बच्चे A, स्कूल छोड़ चुके बच्चे 2, ऐसी 2-2 लिस्ट चाहिए। लेकिन इस काम में खर्चा बहुत ज्यादा है, अगर आप वो बर्दाश्त कर सके तो बता दूं, खर्चा भी बता दूं, पक्का। बिल ज्यादा हो तो माफ कीजिएगा वरना ड्रॉप कर दीजिएगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 5। ₹450 लग जाएंगे वैसा बात बर्दाश्त है? नहीं, सब लोग मिलकर इतना खर्चा उठा सकते हो तो ये काम है, नहीं उठा सकते हो तो छोड़ दो। टोटल खर्चा ₹450 का है, बर्दाश्त है? अरे बोल तो दो यार, इतना भारी बजट उड़ा लोगे? हर वार्ड के हिसाब से 2-2 रजिस्टर चाहिए, ठीक? ₹100 के पेन चाहिए, ₹100 का हाईलाइटर और स्केल चाहिए। हाईलाइटर स्केल क्यों चाहिए? लाइनें खींचोगे ना उसमें, मैं तो ये भी बता देता हूँ। स्केल चाहिए, लाइन खींचोगे, डेटा निकालोगे ना जी। 2 रजिस्टर क्यों चाहिए हर वार्ड में? 2 रजिस्टर इसलिए चाहिए, एक बच्चे जो स्कूल जा सकते हैं लेकिन जा नहीं रहे, दूसरे तो जा रहे थे जिन्होंने छोड़ दिया। 2 अलग-अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करोगे ना। ये रिकॉर्ड आपको कहां से मिलता है ये मैं आपको बड़े आसानी से बता सकता हूं। ये काम 15 दिन का भी नहीं है, अगर इनमें से एक भी टीम काम करने लायक है तो। वो क्या है? सरकारी स्कूलों उनको जाके बोलो जो बच्चे पहले आते थे और अब नहीं आते, हमें उनका रिकॉर्ड चाहिए। आपको रिकॉर्ड हंसी मुस्कुराते हुए, मिठाई खिलाते हुए, माला पहनाते हुए, पान खिलाते हुए, चाय मंगा के, कॉफीज के साथ बता दें। पूछो क्यों? पूछो, सवाल नहीं पूछता, पूछो क्यों? क्योंकि वो उनके लिए बच्चे नहीं, ग्राहक है जो आप उन्हें लौटा दें। तो वो जो मोहब्बत उनकी उमड़ के आ रही है मिठाई, नाश्ता, पान, माला के रूप में, वो एक्चुअल में बिजनेस है। तभी तो फ्लेक्स में फोटो छाप के आपको बेवकूफ बना रहा ना। 88% और ऐसी कैटेगरी बना देगा। वार्ड नंबर 16 में मेरिट में 4थे नंबर पे आया है। कहाँ के तो वार्ड, कौन सी मेरिट, काहे की 4थे नंबर पे? क्यों खुशी इंजेक्शन लगा रहा है? खुशी के इंजेक्शन लगा रहा है। वो स्कूल वाले आपको डेटा दे देंगे, ये ड्रॉप आउट का डेटा 15 दिन का काम है। नगर निगम की और सरकारी स्कूलें आपको इसलिए दे देगी क्योंकि ज्यादातर राज्य सरकारों के टीचर्स के ऊपर यह प्रेशर है कि बच्चे स्कूल नहीं छोड़ने चाहिए। उनकी सीआर में ये बात लिखी जाने लगी है, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर होगा तो बता देगा। उनकी कॉन्फिडेंस टीचर्स की भी तो रिपोर्ट बनती है ना, वो कैसा टीचर है, उसको सीआर बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कौन सा टीचर कितने बच्चे वापस लौटा के लाया, उनके प्रमोशन के ऊपर भी ये फार्मूला लागू होने लग गया, वो भी दे देगा आपको हंसते हंसते ये लिस्ट। तो ये लिस्ट बनना, ये लिस्ट पहले बनना आसान और जरूरी है। दूसरी लिस्ट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये लिस्ट कैसे बनेगी, इसका फार्मूला भी सुन लीजिए। इसमें आपको मदद करेगी मतदाता पहचान पत्र सूची या मतदाता सूची। उस मतदाता सूची के आधार पे आप लोगों से उनके घरों के पते, एड्रेस निकल आएंगे, फोन नंबर नहीं निकलेगा। उन घरों के ऊपर पर्सनली विजिट कीजिए और उनसे पूछिए कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल जा रहे हैं। नहीं जाने वाले बच्चों का रिकॉर्ड नोट कर लीजिए। फिर उन स्कूल नहीं भेजने वाले माँ बाप के अलग अलग समझाइश के कैंप लगाइए आप कि आपके बच्चों को स्कूल क्यों जाना चाहिए। ये डेटा आसान है, इस पे काम पहले कर लीजिए। 450 का भारी खर्चा है, यही तो भारी है। मीर का एक शेर है, इश्क मीर इश्क एक भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातमा से उठता है, देख तो दिल की जहां से उठता है, दुआ सा कहां से उठता है। तो इश्क एक मीर भारी पत्थर है, तो यही तो, ये मिल्लत पे खर्च होने वाला पैसा ही तो भारी है, शाम के मटन पे खर्च होने वाला थोड़ी है, वो आसान है। आई बात समझ में? यो कह रहा हूं। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके करने के लायक काम ये हैं। अभी तक की मेरी कोई बातचीत में अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या है कि कॉन्शियस फीलिंग दी जाती है, तुम कुछ पता नहीं, कुछ अजीब टाइप के हो, तुम्हारे ऊपर हमें बहुत भयंकर वाला ध्यान रखना है, ये है वो, तो आपने कॉन्शियस मत की। जो उसूल है वो निभाइए आप जिंदगी के। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम जो फहश चीज अलामात है वो आप अपना लीजिए, लेकिन आपको देखिए एक चीज और बताता हूं मैं।
बच्चियों के प्रति हमारा जो एक्स्ट्रा लगाव है ना, ये भी उन्हें कॉन्शियस करता है। ये भी बता दूं मैं आपको, नहीं समझा आपकी बात? जैसे बेटे को हर वक्त डांटना, बेटी को हमेशा ही समझना कि तो हमेशा सही है, बहुत अच्छी मेरी बच्ची है, ठीक है, यह तरीका हो सकता है किसी का, लेकिन वो धीमे धीमे दोनों भाई बहनों के बीच के ताल्लुकात के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है, ध्यान रखा जाए। एक हदीस का मफहूम है, एक बच्चे के एक गाल पे प्यार किया तो दूसरे का भी उतना ही हक है। बाप रे बाप, इस्लाम का पेरेंटिंग के बारे में एतदाल का ये नियम कि तुमने अपने एक औलाद के गाल पे 2 प्यार किए हैं तो दूसरे बच्चे का हक कितना है? 2 प्यार। गलत तरीका। तो ये जो हम कॉन्शियस होके उसको पालते हैं, थोड़ा सा इसमें झंझट। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि बच्चियों की कंडीशनिंग में, एक अंग्रेजी में वर्ड है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब सिर्फ ही नहीं होता, बालों में हम जो शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाते हैं उसी कंडीशनर नहीं कहते, या एयर कंडीशनर को कंडीशनर नहीं कहते। कंडीशन वर्ड बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये होता है आप माहौल क्या दे रहे हो। तो लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसे कंडीशनिंग देते हैं उसकी परवरिश के दौरान कि वह सेकंड सिटीजन है, वह द्वितीय लिंग है, द्वितीय नागरिक है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि खाना बनाना लड़की को ही आना चाहिए। वो बच्ची है 9th क्लास में, तुम उसे सिखा रहे हो शादी के बाद के आदाब। और मैं आपको बता रहा हूँ, खाना बनाना मेरी बीवी को नहीं आता था। शादी हो गई, मेरी वाइफ BA पास थी, और जब वो शादी हो गई मेरे पास, यानी मेरे पास यहाँ मेरे घर पहुंची, उसने कहा मैंने जो कुछ सीखा है, हमारे शौहर बीवी की मुलाकात होती है तो उसने मेरे को कहा देखो मैं खाना वाना तो बनाना सीख गई हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा लास्ट 15 डेज में सीखा है, अपने सगाई वाले दिन से लेके और निकाह वाले दिन तक। जो कुछ भी बनाऊं बर्दाश्त कर लेना। ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि किसी भी हदीस से आप ये साबित नहीं कर सकते कि घर का काम करना औरत की जिम्मेदारी है। ये भारतीय परंपरा है। ये बैठे हुए 2 मुफ्ती, एक हदीस कहीं से निकाल के कोई बता दे कि घर के काम करना औरत की जिम्मेदारी है, एक सिंगल बता दे। तो इस्लाम ने तो उसे शहजादी माना था। तो सोशल फिनोमिना है ना, तो सामाजिक घटना है ना, इसका दीन से क्या लेना? नहीं समझा बात? अच्छा, उसको खाना बनाना आना चाहिए बच्ची को। देखो कंडीशनिंग कैसे करते हैं बच्ची की। बेटे को आपके लड़के को ऑमलेट बनाना नहीं आए तो भी चलेगा, ये क्या बात है? उसे चाय बनाने नहीं आए वो भी चल रहा है, उसे पूरा खाना बनाना आना चाहिए। 10वीं में बच्ची पढ़ रही है और उसका पूरा इंटरेस्ट है, वो जिंदगी में कुछ बनना चाहती है। तुमने उसे कहाँ फंसा दिया? बेटा चावल तेरे कच्चे रह जाते हैं, थोड़ा चावलों पे ध्यान दे। अरे क्यों ध्यान दे चावलों पे? 15 दिन का खेल है, 15 दिन का। अगर उसको मान लो खाना बनाना आना भी चाहिए, सिर्फ 15 डेज ट्रेनिंग काफी है। कोचिंग कुकरी क्लासेस लगा देना, उसकी कुकरी क्लासेस लगा देना, सीख जाएगी। तो बच्चियों की कंडीशनिंग को सर थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। ये कोई स्पेशल केस में मत पालिए आप उसको, आप उसको इस रूप में मत पालिए कि जो लड़की है हमारी बच्ची है तो ये किसी दूसरे ग्रह से आई है, इसकी पढ़ाई दूसरी, इसकी समझ दूसरी तरीके की होनी चाहिए। सब चक्कर में। थैंक यू, आपने मेरी बात को सुना। आपको कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो दुआ दीजिए।